हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए ही ये चैप्टर एक नया चैप्टर है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिलहाल चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड इन्फेरेंसेस भाई, ठीक है। तो सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग में मेंस में पूछा जाता है भाई। हालांकि सिलेबस में तो प्री में भी है बैंकिंग के, लेकिन अभी पिछले 3 सालों से 2.5 से 3 सालों से प्री में सवाल नहीं आया है इस चैप्टर से, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, अनसीन पैसेज हमने पढ़ रखा है, बस वही होगा। ये कुछ कोर्स रिलेटेड बातें हैं, आप लोग देख लीजिए भाई, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इसकी। 5 ऑप्शन है, हालांकि जितने भी सवाल हम लोग करेंगे वो सारे के सारे बैंकिंग के ही हैं, बैंकिंग के पीवाई क्यू हैं, क्योंकि चैप्टर जो है उसी में ही आता था और एसएससी तो अभी पूछने लगा है इसको, ठीक है। हालांकि एनटीपीसी में ठीक है भाई, आते हैं, काम कर लेंगे हम लोग। तो 5 ऑप्शन है, अपने काम के 4 है, चाहे रेलवे की बात करें चाहे एसएससी मेंस की बात करें, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन हटा रखा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल बात करते हैं, 4 ऑप्शन है, सॉरी 5 ऑप्शन है, 500 की हिंदी सामने लिख रखी है। कैसे है? पहला है, इफ द इन्फेरेंसेस इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू का मतलब क्या होगा कि भाई जो बिल्कुल सच होगा, ठीक है, जो 100% सच होगा। हालांकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ मेंस के या फिर रेलवे एनटीपीसी के, जो कि है भाई अपने ग्रेजुएशन लेवल का, तो बच्चों को डेफिनेटली प्रोबेबली जैसे शब्दों का मतलब पता होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ट्रू का मतलब जो बात 100% सच है, ठीक है। हमने सिलोगिज्म पढ़ रखा है, इसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोबेबली का मतलब है जिसके चांस है, उम्मीद है कि ठीक है यार ये हो सकता है। बात करेंगे कैसे, जैसे कि पहला है डेफिनेटली ट्रू की बात, मतलब कहीं अनसीन पैसेज है, ठीक है। अनसीन, एक बार सवाल देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का रहेगा भाई, ये अपना अनसीन पैसेज हो गया, दोनों लैंग्वेज में है, मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी 4 ऑप्शन अपने काम के होंगे भाई, ठीक है। ये काम होगा यहाँ पे। फिलहाल वापिस आते हैं भाई इस पे, क्या इफ द इन्फ्रेंस इज डेफिनेटली ट्रू, कोई बात, कोई सवाल जो पूछा गया है वो ऊपर दे रखा होगा, सीधी की सीधी लाइन दे रखी है भाई, ठीक है, वो किस में चला जाएगा? डेफिनेटली ट्रू में चला जाएगा। दूसरा है प्रोबेबली ट्रू। अब ये मैं बात कर रहा हूं भाई रेलवे एनटीपीसी के, मैंने शायद 30 32 35 सवाल देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, अधिकतर में आंसर ये रहा है प्रोबेबली ट्रू का। अधिकतर मतलब जितने मैंने देखा उसमें मैक्सिमम में भाई, ठीक है। और भी सवाल देखने, अभी उतने चेक नहीं कर पाया हूं कि मैं सारे शिफ्ट के एनटीपीसी की सभी शिफ्ट को देख पाऊं। अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम था, काफी शिफ्ट रही थी, तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ठीक है, हर शिफ्ट में 2 सवाल थे। जितने शिफ्ट मैंने देखे उनमें सभी में 2 2 सवाल थे, तो बाकियों में भी 2 2 ही रहे होंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि उसमें अधिकतर के आंसर ये थे, हालांकि और भी थे, लेकिन मैक्सिमम सवालों के आंसर ये था प्रोबेबली ट्रू। ये क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है भाई, थोड़ा सा सवाल में दे रखा होगा और थोड़ा सा अपनी तरफ से निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कहीं पे ना, एक सिंपल सा सवाल उठा लेते हैं भाई, ये स्क्रीन है, सवाल लिख रखा है, क्या लिख रखा है? भारत में भाई साहब आटा इतने रुपए किलो है, गेहूं इतने रुपए किलो है, फिर रुपए दे रखा है भाई। इस तरीके से करते करते 8 10 कोमोडिटी के नाम दे रखे हैं, दूध इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए है, ये इतने रुपए करके कुछ ना कुछ बातें कर रखी होंगे भाई, ठीक है। मान के चलो 8 10 कोमोडिटी लिख रखी है, दाल है, सब्जी है, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बार बार जब रुपये का फर्क, सॉरी रुपये का फर्क कह रहा हूँ, रुपये का जिक्र आ रहा है जब बार बार, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भारत में रुपया चलता होगा भाई। तो सवाल में नीचे लिख रखा कि भारत की करेंसी क्या है, तो क्या हो जाएगा? रुपया जो है वो प्रोबेबली के केस में चला जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ऊपर अधिकतर हर चीज, जब हर चीज ही रुपये में दे रखी है, इस बात का मतलब है वो या तो उस देश के रुपये, उस देश में वो करेंसी चल रही होगी भाई, तो हमने कहा कि रुपया जो है वो प्रोबेबली केस में आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, हम मैक्सिमम जब बात करते हैं, जैसे कि किसी भी चीज की, मान लो कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल क्या रेट मिलता है, तो वहां पे डॉलर के हिसाब से चलता है भाई वो, कि वहां पे इतने डॉलर का होगा या इतने डॉलर में इतने लीटर मिल रहा होगा, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो उस केस में क्या होगा? प्रोबेबली, क्योंकि जब मैंने दे रखा कि बार बार मैं उस पैराग्राफ में एक करेंसी का जिक्र कर रहा हूं, बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो उससे रिलेटेड होगी, तो वो प्रोबेबली ट्रू के केस में चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे रिलेटेड ना हो, जैसे मैंने कहा हम डॉलर में भी तो बात कर लेते हैं भाई, हम डॉलर में बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे क्या बोलते हैं कि $2 मान लो कि 100 मीटर कपड़ा $2 का आता है भाई, तो कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं पे मैं कह दूं कि 100 मीटर कपड़ा 140 रुपए का आता है, वो भी सही है भाई, 140 रुपए भी सही है और $2 भी सही है। तो मैं किस में बात कर रहा हूँ? मेरे ऊपर बात होगी, मतलब कि मेरे ऊपर निर्भर है वो बातें। तो ऐसे ही वो बातें निर्भर होंगी उस पैराग्राफ में जहां पे दे रखा होगा। तो डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू थोड़ा सा फर्क है। डेफिनेटली ट्रू में
शब्द बिल्कुल सेम मिलेंगे, हालांकि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उनका। ठीक है, जैसे तुम कहो कि तुम्हारा नाम राहुल है, मैं कहूँ मैंने कहा कि तुम्हारा नाम राहुल है, मैं कहूँ राहुल है तुम्हारा नाम, तो दोनों बात एक ही है, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया भाई। वो सेम बात इसमें होगी। डेफिनेटली ट्रू में चीज बिल्कुल सेम होगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रोबेबली ट्रू में थोड़ा बहुत खुद से निकालना पड़ सकता है, या हो सकता है एक ही लाइन पढ़कर चीजें समझ में आ जाए, दो लाइन पढ़कर चीजें समझ में आए, या हो सकता है तीन लाइनें पढ़कर भी आ जाए। ऐसे सवाल हैं जहां पे तीन एक लाइनों में समझ में आएगा। आगे है द डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडुकेट। ठीक है भाई, इसमें इसमें और डेफिनेटली फॉल्स में गलतियां होंगी। डेफिनेटली फॉल्स में या प्रोबेबली फॉल्स में? डेफिनेटली फॉल्स में गलतियां होंगी भाई। ठीक है, इफ द डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडुकेट, मतलब कि डाटा जो है ना वो आधा अधूरा है। ठीक है भाई, डाटा आधा अधूरा है तो समझ में आ गया कि डाटा आधा है। सवाल है देखने पर समझ में आएगा कि डाटा किस तरीके से आधा है। ठीक है जी, आगे है डेफिनेटली फॉल्स। बच्चा गलती कैसे करता है? जब डाटा है ही आधा तो बच्चा सोच लेगा कि वो डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि जो चीज पैराग्राफ में दे ही नहीं रखी वो कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। बच्चा उसको मानेगा कि कंप्लीटली पूरी तरीके से गलत है भाई वो चीज, जबकि ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा फर्क होगा, जैसे कि डाटा प्रोवाइडेड इन एडुकेट में क्या फर्क है? कोई चीज आधा जिक्र कर रखा हुआ उस चीज का, आधा जिक्र। अब ये सवाल पर आएंगे तभी पता चलेगा कि इन दोनों में फर्क क्या है। वैसे बोलने से तो खैर सिर्फ शब्दों का फर्क है, लेकिन ऑप्शन चूज करने में काफी फर्क होगा। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है उस चीज के बारे में जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी, और इनएडुकेट का मतलब है थोड़ा सा जिक्र किया बाकी नहीं किया। ठीक है, किसी की हाइट और वेट के बारे में बोल रखा है पैराग्राफ में कि फलाने बंदे की 170 सेंटीमीटर हाइट है और उसका 85 केजी वेट है, तो ये बात दोनों बातें कर रखी हैं, इसका मतलब डेफिनेटली फॉल्स है। क्योंकि कहीं पर अगर मान के चलो किसी की बोल दे कि 172 सेंटीमीटर हाइट है और 86 क्या है भाई, 86 हो गया उसका वेट हो गया, तो कंप्लीटली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सवाल में ऊपर पैराग्राफ में 170 दे रखा था और इधर 85 दे रखा था। ठीक है भाई, तो ये चीज दे रखी थी और उसने नीचे ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं यार, क्वेश्चन में उसने ये डाल दिया कि फलाने बंदे की हाइट, अमित की ये हाइट है और ये वेट है, जबकि अमित की हाइट ये दे रखी थी और इसका ये वेट दे रखा था। तो ये जो ऑप्शन है ये सॉरी ये जो है चीज, ये किस केस में चला जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ दे रखा है, नीचे कुछ आ गया। अब नीचे की ही बात कर ले, अगर इसको हटा दे, सिर्फ उसकी हाइट दे दे कि भाई हाइट है ये 170, 72 मान लो, 72 में 170 ही मान लेते हैं, 170 दे रखा है। अब क्या है? अब वो डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडुकेट हो गया। क्यों? क्योंकि डाटा ही आधा दे रखा है भाई, पूरा डाटा ही नहीं दे रखा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो प्रोबेबली फॉल्स क्या हो गया? प्रोबेबली फॉल्स का मतलब है कि प्रोबेबली बोले तो संभवतः, पॉसिबिलिटी की बात करेगा। ठीक है, काफी कम सवालों में होता है, लेकिन ठीक है होता है, जब सवाल आएंगे वैसे तो ही उनकी बात करेंगे। ये था सारा इसका सब कुछ कि ऑप्शन कैसे कैसे चूज करना है। थोड़ा सा ठीक है भाई, सी और ई में गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों की कोशिश करना कि ना हो, समझना चीजों को फिर करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, अनसीन पैसेज है, जो पढ़ते हैं करते हैं वो हो ही जाएगा। बात करें कैसे, जब मेंस में इंग्लिश भी तो देंगे हम लोग, इंग्लिश में मेंस में आएगा भाई अनसीन पैसेज, वहां पर भी कर लिया यहाँ पर भी कर लिया, बात हो गई है। एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वहां उस एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश नहीं है तो इसका मतलब उसका अनसीन पैसेज से कोई वास्ता ही नहीं है उस बच्चे का। तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, लेकिन ठीक है उस बच्चे ने भी कर रखा होगा, 10वीं में तो कर ही रखा होगा, इंग्लिश थी तो। पहले है सामने भाई पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं कि दोनों लैंग्वेज बराबर से विजिबल हैं। ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। दुनिया का बेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड में इज लोकेटेड इन यूएसए। द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द यूएसए। ठीक है जी, एक चीज और जो यहाँ पे बतानी है वो ये है कि ये जो पैराग्राफ है, ये सारे बैंकिंग के पीवाई के सवाल हैं भाई। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ बैंकिंग पीवाई क्यों है, लेकिन काफी पुराने हैं, काफी पुराने हैं। तो बेटा उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ काफी छोटे रहे हैं। ठीक है, एसएससी में इतना ही आएगा, एनटीपीसी में इतना ही आएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा बैंकिंग का प्री का एग्जाम दे रहा है या मेंस दे रहा है, मेंस में पैराग्राफ की लेंथ बढ़ जाएगी भाई। प्री में ठीक है ये सारे के सारे सवाल बैंकिंग के प्री के ही हैं, तो आप देख सकते हो कि ऐसा हुआ, लेकिन अभी भी पिछले 3 सालों से प्री में सवाल नहीं आ रहे हैं, चाहे आप पीओ की बात करें चाहे आप क्लरिकल की बात करें, नहीं आता है चैप्टर। अब ये मेंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं, मैं साइड हो रहा हूँ भाई, 1 मिनट के लिए हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे। हर सवालों पर ऐसा ही करना है,
सवालों पर तो खैर नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्शन पर करेंगे। एक डायरेक्शन है, उससे उस डायरेक्शन पर आधारित 5 सवाल होंगे, वो करेंगे। सेम काम करने का तरीका वैसा ही जैसा कि हम अनसीन पैसेज में करते हैं। एक बार अपना पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। थोड़ा दिक्कत हो तो ठीक है भाई, क्योंकि सवालों में देखो क्या है, प्रोबेबली ट्रू भी है, डेफिनेटली ट्रू भी है, प्रोबेबली फॉल्स भी है, डेफिनेटली फॉल्स भी है, और डाटा इनएडिक्वेट भी है। डाटा इनएडिक्वेट तो पता ही लग जाएगा। इन 4-5 ऑप्शन में से क्या होगा कि कभी एक आध ऑप्शन में थोड़ा बहुत बोले तो चूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसके लिए दोबारा पैरा पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएससी के 2 सवाल, एनटीपीसी के 2 सवाल, और बैंकिंग की अगर बात करें तो 3 सवाल या 4 सवाल भी आ जाते हैं। मेंस में चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती है बैंकिंग के। ठीक है, एसएससी के 2 सवाल भाई यहाँ से मान के चलो, क्योंकि इतना बड़ा पढ़ेंगे तो एक सवाल नहीं आएगा। आया तो फिर पैराग्राफ की लेंथ इतनी होगी कि वो छोटा सा पैराग्राफ है, वहीं से पढ़कर एक सवाल पूछ रखा है, सिंपल सिंपल सा सवाल होगा, सिंपल सा आंसर दिख जाएगा, और सिंपल सा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फिलहाल बात कर लेते हैं इसकी। सवाल क्या है, जो भी लैंग्वेज में चाहो उसमें पढ़ सकते हैं भाई। हिंदी आसान लगे तो हिंदी में पढ़ ले, इंग्लिश आसान लगे इंग्लिश में पढ़ ले, मिल बांट कर पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ ले। पढ़े हिंदी में, कोई शब्द समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देख ले कि उसका मतलब ये होगा। भारत को बंदरगाह क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता है, और कंटेनर यातायात में यह अभी भी अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से बहुत पीछे है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों के मुकाबले भारतीय बंदरगाहों को लगातार बेंचमार्क करने और बंदरगाह सेवाओं के प्रति कंटेनर की कीमतें दुनिया में सबसे कम रखने के लिए नीतिगत प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। भारत के अधिकांश बंदरगाहों पर जहाजों के डॉकिंग के लिए औसत के लिए डॉकिंग के लिए औसत टर्न अराउंड समय पिछले 3 वर्षों में कम हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में प्री बर्थिंग समय में मामूली वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल क्या है, द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द यूएसए। यूएसए में बेस्ट पोर्ट लोकेटेड है वर्ल्ड का। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर कहीं पर भी यूएसए का जिक्र है नहीं है भाई, यूएसए का जिक्र यहां पर नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर वर्ल्ड बेस्ट पोर्ट का भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, जब इसकी बात ही नहीं कर रखी कहीं पर, द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द यूएसए। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा। डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडुकेट है। डाटा देखो डेफिनेटली ट्रू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर दे ही नहीं रखा कहीं पर भी। प्रोबेबली ट्रू की बात कर लेते हैं, तो प्रोबेबली ट्रू के लिए भी कुछ तो होना चाहिए, कहीं पे यूएसए का जिक्र होना चाहिए। बेस्ट पोर्ट नहीं भाई, बेस्ट पोर्ट के बारे में बात कर रखी है, ये रहा। देयर इज ए नीड टू continually benchmark Indian port against the best port worldwide and continue to engage in the policy efforts so as to attain price per container of port service which are the lowest in the world। ठीक है, तो ठीक है भाई, कहीं पर भी देखो वर्ल्ड वाइड बोल दिया। अब यूएसए, ठीक है, यूएसए भी तो वर्ल्ड का ही पार्ट है, यूएसए भी तो वर्ल्ड का ही पार्ट है, वर्ल्ड के बाहर थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए बोला गया है, लेकिन यूएसए किसका पार्ट है, वर्ल्ड वाइड का, पूरे संसार में से एक पार्ट है उसका। ठीक है, तो प्रोबेबली ट्रू जो है वो हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैंने कहा कि प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि वर्ल्ड वाइड है भाई, लेकिन नहीं, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं करेंगे। अब इसमें तुम लोग कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आ जाए भाई। देखो देखो क्या, द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड बोल दिया, यानी अपनी तरफ से वो बंदा बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई बिल्कुल सच में यही होगा, इसके अलावा नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि अगर उसको बोलना होता कि प्रोबेबली ट्रू, तो वो यहां पर क्या करता, पॉसिबिलिटी के लिए क्या मे जैसा शब्द यूज करता भाई वो। ठीक है, कि वो हो सकता है, कैन बी द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड कैन बी लोकेटेड इन द यूएसए। ठीक है भाई, बोल सकता था वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। तो पॉसिबिलिटी जैसी तो कुछ बात यहां पर हुई ही नहीं है। ऊपर भी पढ़ लिया, वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ बेटा, वेस्ट पोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो यूएसए में ही है, कहीं और भी तो हो सकता है।
बच्चे तो दोनों जिद कर सकते हैं कि नहीं यूएसए में भी हो सकता है, क्योंकि यूएसए भी वर्ल्ड का पार्ट है, इंडिया में भी हो सकता है, रशिया में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है भाई। वो तो फिक्स क्यों कर रहे हो, फिक्स नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सा फर्क है, आगे होगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडिक्वेट होगा, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। दो बातें हैं, पहले तो मैं इन दोनों के लिए कहता हूं डी भी नहीं होगा यार, प्रोबेबली फॉल्स, ठीक है, डी भी नहीं होगा। मेन जो कंफ्यूजन है वो सी और ई में होगा, और यही गलती कराएगा भाई। मैं इसी की बात कर लेता हूं कि सी होगा या ई होगा। तो फिलहाल इसको सवाल का जो आंसर है बेटा वो क्या होगा, वो सी होगा भाई। डाटा प्रोवाइडेड इज इनएडिक्वेट, डेफिनेटली फॉल्स को मैं समझा देता हूं। अगर डेफिनेटली फॉल्स समझ आ गया तो तुम्हें पता लग जाए कि सी क्यों सही है। ठीक है, चलिए भाई, डेफिनेटली फॉल्स समझाना है मेरे को। ठीक है, देखो डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऊपर कहीं पर भी ये लिख देता कि द बेस्ट पोर्ट जो है वो कहां है, इंडिया में है बेटा, किसी एक जगह का नाम फिक्स कर देता, इंडिया में है, फलानी कंट्री में है, दिकाड़ी कंट्री में है, और यहां पे यूएसए डाल दिया, इस बात का मतलब क्या है, ऊपर जो बात लिखी गई है उसकी बिल्कुल गलत बात लिख दी नीचे, बिल्कुल गलत बात, मैंने शब्द भी बोल दिया, मैंने बोला बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल का मतलब डेफिनेटली ही है भाई। ठीक है, ऊपर कोई चीज फिक्स कर दी गई और नीचे उसको गलत प्रूव कर दिया गया या गलत लिख दिया गया, तो इस बात का मतलब क्या है कि वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अब ऊपर ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, ऊपर कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है कि वो किसी और किसी कंट्री में, उसने सिर्फ इतना बोला वर्ल्ड वाइड बोला भाई, बेस्ट पोर्ट वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे संसार के बेस्ट पोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड, वो कहीं पर भी कुछ फिक्स नहीं कर रखा। तो फिक्स नहीं कर रखा तो इसका मतलब हम लोग ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते भाई, ये नहीं कहेंगे तो डाटा इनएडिक्वेट। क्यों, क्योंकि बेस्ट पोर्ट है ही कहां, नहीं दे रखा ऊपर भाई, यूएसए की बात कहीं ऐसे लिख रखी है, रैंडम लिख रखी है। खैर यूएसए से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सी ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो बेस्ट पोर्ट से फर्क पड़ेगा, बेस्ट पोर्ट ऊपर कहीं पे है ही नहीं, नहीं है तो इसका मतलब वो डाटा है, अधूरा है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आएगा समझ में, ठीक है भाई, नया चैप्टर है, नया पढ़ रहे हो, काम का है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सी और ई में ही हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, कुछ और सवाल करेंगे तब समझ में आएगा, 50 सवाल का है जो अपने को करने हैं। आगे बात कर लेते हैं, फिर से वही है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर करेंगे। इंडियन पोर्ट हैव नॉट बीन ग्रेडेड सो फार ऑन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब पढ़ लिया, ठीक है, पैराग्राफ को बेटा पढ़ लिया, तो ये एक सेकंड का सवाल था। कैसे सवाल था एक सेकंड का, इंडियन पोर्ट हैव नॉट बीन ग्रेडेड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही कहा तुमने कि सर इंडियन पोर्ट का तो जिक्र है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तो कहीं बात ही नहीं कर रखी, यहाँ पे कहां बात कर रखी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात ही नहीं है। जब नहीं है डेफिनेटली फोर्स तो नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर कहीं पे ऐसा लिख ही नहीं रखा कि वो इंडियन पोर्ट हैज बीन ग्रेडेड सो फार इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर ये लाइन ऊपर कहीं लिख रखी होती तो हम यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स कर देते। क्यों, ऊपर कह रहा है कि वो अपग्रेड कर दिए गए हैं, यहां मना कर रहा है कि नहीं किए गए, तो हम डेफिनेटली फॉल्स को टिक कर देते। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं है, डाटा अधूरा है बेटा। अगर पैराग्राफ ढंग से पढ़ा है तो पता चलेगा कि डाटा अधूरा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडियन पोर्ट्स needed considerably development to match with the best port in the world। चलिए भाई, ये यहाँ कहीं पे दे रखा है, ठीक है जी, कहाँ दे रखा था, ये कहीं तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये रहा, नीतिगत प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है, बंदरगाहों को पर्याप्त करने की आवश्यकता। देखो मैंने कहा था बेटा क्या, कि डेफिनेटली ट्रू में या तो वो वर्ड टू वर्ड लिख रखा होगा, नहीं है तो फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी नहीं, मतलब सेम होगा, शब्द घुमा रखे होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा तो बेटा वो प्रोबेबली ट्रू वगैरह में चला जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। मीनिंग सेम रहेगा, और क्या समझाना यार मेरे को, मीनिंग सेम रहेगा,
शब्द आगे पीछे हो जाएगा। हाँ ये बात थी बेटा, ठीक है। अब ये देखो शब्द वही लिख रखा है, अब तुम्हें लगे कि नहीं सर ये वो शब्द नहीं है, ये अलग लाइन लिख रखी है, ऊपर अलग लाइन है। भाई मतलब तो वही है उस चीज का, मतलब तो वही है। बार बार बोले हैप्पी अच्छा लड़का, हैप्पी ये कर रहा है, हैप्पी वो कर रहा है, इससे अच्छा क्या बोले हैप्पी एक अच्छा लड़का है, वह ये खाना खाता है, समय पे स्कूल जाता है, वह ये करता है। हैप्पी की जगह पे वह आ गया, सवरनाम आ गया, ठीक है। तो पैरेलली काम करता है ना भाई वो, तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, ठीक है। आधा सब आधा सेंटेंस लिख रखा, ठीक है, लेकिन मतलब तो वही है उसका। तो यहाँ पे इसका मतलब पढ़ रखा तो पता चलता कि ये ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। प्रोबेबली ट्रू नहीं होगा। कभी तुम सोचोगे सर आधा है तो प्रोबेबली ट्रू में डाल देना, प्रोबेबली ट्रू अलग चीज है भाई, वो जब सवाल आएगा वहां पे तब बात करेंगे उसकी, अभी के लिए उसको छोड़ते हैं ऐसा ही। प्री बर्थिंग टाइम इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ओवर द ईयर। भाई इससे आसान लाइन इसमें कुछ नहीं हो सकती इस पैराग्राफ में। क्या सबसे आखिरी लाइन है, पिछले कुछ वर्षों में प्री बर्थिंग समय में मामूली वृद्धि हुई है। वृद्धि बोले तो इंक्रीज हुआ है, लिख रखा होगा ना, ये रहा बेटा इंक्रीज हो रखा है। और यहाँ कह रहा है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक कह रहा है कि ऊपर कह रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इससे आसान तो चीज होगी ही क्या, ये तो सभी को पता ही होगा भाई, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर इंक्रीजिंग कर रहा है मतलब पैराग्राफ में इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग कर रहा है। तो क्या मैं इसको कर दूं, क्या नहीं इसको कर दूं, नहीं। डाटा इनएडिक्वेट नहीं है, डाटा इनएडिक्वेट भाई, डाटा दे रखा है लेकिन गलत दे रखा है, और गलत देने के केस में हम लोग किसको चूज करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली गलत है, बढ़ रहा है ये कह रहा है कि घट रहा है, अरे घट कैसे रहा है भाई, तो गलत बोल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली फॉल्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब प्रोबेबली फॉल्स भी मेरे हिसाब से तुम्हें पता लग गया होगा धीरे धीरे कि क्यों गलत होगा इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोर्ट्स ऑफर द लोवेस्ट प्राइस पर कंटेनर एज सर्विस चार्जेस। और जहां तक हमने देखा है ये तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है, भारतीय बंदरगाह प्रति कंटेनर नहीं पढ़ रखा है भाई। बिल्कुल ये डेफिनेटली ट्रू होगा, और वो रहा ये रहा। इंडियन पोर्ट जो है बाकी पोर्ट के वर्ल्ड वाइड में कंटिन्यूटी लगातार ऐसी पॉलिसी बनाने पर काम कर रहा है जिसमें प्राइस कंटेनर का सबसे लोवेस्ट हो वर्ल्ड में। और यहाँ पर भी वही कह रहा है लोवेस्ट प्राइस पर कंटेनर एज सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज की बात ऊपर है, देखो लाइन जो है प्रॉपर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर नहीं मन मानता पूरी लाइन ही देखनी है तो पूरी लाइन को इस तरीके से देख लो, देयर से शुरू करके और ये वर्ल्ड तक खत्म हो रखा है भाई। तो पूरे इतनी बड़ी स्क्रीन पर ही की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 2 लाइनें हैं, अप्रोक्स मान के चलो 2 लाइनें हैं। तो 2 लाइनें और यहाँ पर कुछ ही शब्द हैं बेटा, यहाँ कुछ ही शब्द लिखे हुए हैं। तो इतनी बड़ी लाइन को काट छाट के उसने इतना छोटा लिख रखा है, तो कोई समस्या नहीं है इसमें, वो इस काम को कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। बड़ा है 2 लाइनों को काट छाट के इतना छोटा लिख रखा, लेकिन बिल्कुल सामने लिख रखा है अटेन प्राइस पर कंटेन ऑफ द पोस्ट सर्विस विच आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो पहला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 और पैराग्राफ बदल दिया गया है, ठीक है। एक पैराग्राफ पे 5 सवाल हमने देखे, मैंने कहा है कि ये बैंकिंग का सवाल है भाई, ठीक है, बैंकिंग के क्वेश्चन है पीवाई के। तो बैंकिंग में एक पैराग्राफ 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नॉर्मल सा हम लोग कर सकते हैं, मतलब देखने को मिले थे अपने को और आते भी हैं भाई वो, ठीक है। यहाँ पे बात करें एसएससी में सिर्फ 2 आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे, अगर एक पैराग्राफ है तो 2 आएंगे, नहीं तो एक सवाल भी आ जाएगा। लेकिन इतना छोटा एक सवाल, और सवाल किस लेवल का होगा ना वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, इस तरीके का सवाल होगा भाई वो, ठीक है, या इस तरीके का सवाल होगा जो बिल्कुल देखने से पता लग जाएगा अपने को। हाँ थोड़ा सा एनटीपीसी में ठीक है थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, जो कि हमने पहला दूसरा तीसरा सवाल देखा था वो उस लेवल के सवाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज बीन डन मेनली बाय यूजिंग अनमेन्ड सैटेलाइट्स। अननेम्ड होना चाहिए था, ठीक है जी, नहीं अनमैन्ड ही है, मानव रहित है। सैटेलाइट कॉल्ड स्पेस प्रोब्स containing a large variety of latest scientific instrument on board. These space probe have provided us the close up pictures and other data about planet and other bodies in the outer space। ठीक है, जो सैटेलाइट है वो काफ़ी क्लोज पिक्चर देती है प्लैनेट्स की, और जो बाकी प्लैनेट के अलावा जो अदर बॉडीज है हमारे स्पेस में उनकी। द क्लाइमेक्स ऑफ द
क्लाइमैक्स ऑफ द इंटेंसिव अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का नाम लिख रखा है भाई। व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून ऑन जुलाई 20 1969 ओरिजिनली। अच्छा 19 ये आ गया भाई डाटा वाला फैक्ट, ठीक है। डाटा वाला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है करने के पर्पज से, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे कर रखा होगा और उसी के हिसाब से आंसर बदल जाएगा। तो डाटा जब भी आ जाए काम बड़े ध्यान से करना है। एक ये सवाल है, एक सवाल है यहाँ पे हमारा आखिरी जो डायरेक्शन है वो होगा। एक और सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल प्रॉपर उसका था भाई, न्यूमेरिकल का। एक एक सवाल यहाँ पर ऊपर वैल्यूज दे रखी थी, जैसे कोई भी एक सवाल मैथ का उठा लो, कोई भी एक सवाल, ठीक है, और वो भी एनसीईआरटी की बुक से उठा लो, एक सवाल लिख रखा होगा, ठीक है। 9वीं 10वीं क्लास का कोई भी सवाल उठा लो, कुछ बकवास लिख रखी है, कुछ आदमी है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरीके से घूमने फिरने जा रहे हैं, या ये स्पीड डिस्टेंस कुछ बोल दिया, नीचे बोल दिया इसकी क्या ये स्पीड रही थी, क्या इस डिस्टेंस पे इतनी स्पीड रही थी क्या, तो वो न्यूमेरिकल वाला सवाल हो गया। न्यूमेरिकल वाला सवाल है तो इसका मतलब क्या है, हो जाएगा, लेकिन वो तरीका पता होना चाहिए कि वो सवाल होगा कैसे सोल्व। तो न्यूमेरिकल वाले सवाल या डाटा वाले सवाल, ऐसा जो डाटा है डिजिट फॉर्म का जो डाटा है, वो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बड़े ध्यान से करने लायक होते हैं वो। अब जैसे एक सवाल हमारा आखिरी में हम लोग करेंगे उसको, ठीक है थोड़ा आसान सवाल है वो, लेकिन एक मुश्किल सवाल भी था जो उसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल था कि वेलोसिटी क्या रही होगी या कुछ इस तरीके का सब कुछ निकालना था, पता नहीं वेलोसिटी था डिस्टेंस था क्या निकालना था। तो वो सवाल था, वो किस बच्चे से होगा, वो उसी बच्चे से सोल्व होगा जिसको फिजिक्स का वो न्यूमेरिकल या वो चैप्टर आता है तो कर पाओगे, नहीं आता तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। और वो सच है, वो किसी बच्चे से भी सोल्व नहीं होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड था भाई वो सवाल, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं अपने सवाल पर। तो ठीक है, उसने इस तारीख पर चंद्रमा पर कदम रखा था। ओरिजिनली द आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर लॉन्च फॉर स्टडिंग द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, कर सकते हैं, पढ़ लिया, 4-5 लाइनें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द स्पेस प्रोब हैव इंक्रीज्ड आवर नॉलेज अबाउट स्पेस एंड द बॉडीज इन इट। थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है भाई, ये रहा, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। अब नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है जी, प्रोब्स लिख रखा है, प्रोब्स आ गया, स्पेस प्रोब्स आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। द स्पेस प्रोब्स या दीज लगा लो, एक ही बात है, तुम इतना तो पहचान ही लोगे अनसीन पैसेज में करते वक्त। प्रोवाइड्स अस, हमको देता है क्या, क्लोजअप पिक्चर एंड अदर डाटा। क्लोजअप पिक्चर और अदर डाटा, पिक्चर दी और डाटा दिया, डाटा का मतलब हर कुछ आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है। और यहां पर नॉलेज है, नॉलेज है ही क्या भाई, नॉलेज पिक्चर और डाटा ही तो नॉलेज होता है। किसी चीज की कोई पिक्चर में कैसे दिमाग में सोच कर पा रहा हूं, या मेरे को कैसे पता है कि वो कैसा दिखता है कैसा होता है, और उसके बारे में सभी जानकारियां, यही होता है भाई नॉलेज, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें तोड़ मरोड़ दी, यहाँ पे एक शब्द लिख दिया नॉलेज। अबाउट स्पेस, ठीक है, लिख रखा तो है, अबाउट प्लेनेट और अदर बॉडीज, अबाउट स्पेस एंड अदर बॉडीज लिख रखा है। अब इसमें क्या आंसर होना चाहिए था, तो लगभग एक से ज्यादा लंबी लाइन है, एक से बड़ी लाइन है, उसको कुछ 8-10 शब्दों में तोड़ रखा है, तो क्या होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, थोड़ा सा घुमा के लिख रखा है लेकिन सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे कर लोगे। अनसीन पैसेज करते हो कर लोगे, छोटा सा फर्क है, वहां अनसीन पैसेज में क्या होगा, वहां अनसीन पैसेज में एंटोनियम और सिनोनियम भी होते हैं, प्रोवर्ब्स भी होती हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगर मान के चलो इंग्लिश के अनसीन पैसेज के 5 सवाल, 5 में से एक एंटोनियम, एक सिनोनियम, एक प्रोवर्ब, 3 हटा दो, बाकी बचे 2 सवालों में बाकी के जो 2 सवाल होते हैं वही तो है, ये और कुछ भी नहीं है। एसएससी में तो वही है भाई, 2 ही सवाल पूछे जाने हैं इस चैप्टर से, ठीक है, तीसरा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेस प्रोब्स आर मेंट टू स्टडी द अपर एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च फॉर स्टडी द अपर एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ। अर्थ है भाई, और यहां पर एक और शब्द लगा दिया ओनली, यहां पर एक और शब्द लगा दिया ओनली। ओनली की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है केवल शब्द, और केवल जो है भाई वो चीजों को अपने आप में क्या करेगा, गलत कर देगा। जैसे कि हमारे चैप्टर थे स्टेटमेंट वाले, मैंने तो बता ही रखा कि स्टेटमेंट कंक्लूजन करो भाई, रीजन अजर्सन करो, इस तरीके के जो चैप्टर हैं, जो 7-8 चैप्टर हैं, एक यूनिट स्टेटमेंट वाली जो यूनिट है, उसमें ओनली शब्द जैसे ही दिख जाए वो नकारात्मक शब्द है, बेकार सा शब्द है, वो उतना अच्छा शब्द नहीं है। हालांकि चैप्टर में ओनली का केस भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब ऊपर कहीं ओनली लिख रखा होगा। अब ऊपर तो कहीं ओनली पढ़ते वक्त हमने देखा कि ओनली तो कहीं है ही नहीं, यहां पर ओनली है। दूसरी बात,
ये लाइन ही आखिरी लाइन से उठा रखी है, तो इसको तो ढूंढने में भी समस्या नहीं है भाई अपने को। तो क्या है, यहाँ ओनली लिख रखा है जबकि वहां ओनली नहीं है, फर्क है। बहुत अच्छे से फर्क समझा चुका हूं पहले वाले चैप्टर में। ओनली का मतलब है एकमात्र यही तरीका है, ये एकमात्र यही रीजन है। जबकि अगर ओनली नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे तरीकों में से कोई एक तरीका। ठीक है, कोई एक तरीका हो सकता है, उसके लिए वो वर्ड यूज कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, और वर्ड होगा वन वे, एक तरीका है। नहीं भी यूज करेगा तो भी उसका मतलब वही है कि वो एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है भाई। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसी गलतियां होंगी, क्यों होंगी वो अब समझा देते हैं भाई। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। अब आधी बुद्धि अपनी काम करेगी और आधा अपना प्रीवियस ज्ञान काम करेगा भाई। यहाँ पे प्रीवियस ज्ञान का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ज्ञान का मतलब ये हुआ कि बोले तो जो हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, जब सवाल इतना आसान सा आ जाए ना तो हर बच्चा सोचेगा कि इसको टिक कर दे भाई और आगे बढ़ जा, डेफिनेटली ट्रू ट्रू को टिक कर दे और आगे बढ़ जा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, यहाँ पे लिख रखा फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, जबकि इस चैप्टर में अपने को रहना है गिवन फैक्ट्स पर। यहां पर लिख रखा है सेट फुट ऑन मून। ठीक है, वो तारीख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क है, क्या फर्क है, स्पेस में जाने वाला। अब स्पेस का ठीक है एक एरिया होता है कि भाई पृथ्वी से इतनी ऊपर तक अगर हम उस बॉर्डर को मान के चले 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर को जैसे मैंने क्रॉस किया, पृथ्वी से 100 किलोमीटर को क्रॉस किया, मैं स्पेस में पहुंच गया। लेकिन क्या चांद जो है हमारा, चंद्रमा जो है, वो 100 किलोमीटर पर ही आ गया? नहीं आया भाई, वो तो काफी लाख किलोमीटर आगे है। तो स्पेस में पहला बंदा कोई गया, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऊपर कहीं पर दे ही नहीं रखा कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। उसने बोला है भाई सेट फुट, चंद्रमा पर तो पहला कदम रखा है, लेकिन स्पेस में जाने वाला ऊपर ऐसी कहीं जिक्र ही नहीं है। बात करते हैं क्या, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है भाई, यहां भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है। लेकिन इस बंदे के बारे में यहां कुछ और फैक्ट है, इस बंदे के बारे में यहां कुछ और फैक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये वाला डाटा, स्पेस वाला डाटा दे ही नहीं रखा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते कैसे, स्पेस में हो सकता है इस बंदे ने देखो चांद पे तो कदम रखा है 69 में, ठीक है, लेकिन उससे पहले कोशिश की गई होगी, कई बार फेल ही हुए होंगे हम, तभी तो ये पहले का क्या है, चांद पर जा पाया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्पेस में काफी लोगों ने कोशिश की होगी जाने के लिए। अब वो की थी नहीं की थी वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन ये वाला जो फैक्ट है वो ऊपर कहीं भी नहीं दे रखा है। तो फिर ये सवाल गलत क्यों होता है? ये सवाल गलत इसलिए होता, यहां दे रखा है, ये फैक्ट सभी को पता है, तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होगा, वो आधा ही सवाल को पढ़ेगा, पहले ऑप्शन को टिक कर देगा जो कि गलत है, और उसका नंबर कट भी जाएगा। इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज अपने पास हमारे माइंड में है पहले से। अगर कोई नॉलेज हमारे पास हमारे माइंड में पहले से है, हम टाइम एग्जाम में हमारा दिमाग इतना काम नहीं करेगा कि हम उसको दोबारा ऐसे फैक्ट को चेक करें कि भाई इस पैराग्राफ के हिसाब से वो ठीक है या नहीं है। हमने सोचा पहले पढ़ रखा है, वो ठीक था, अब भी ठीक कर दे, आगे बढ़ जा, अगला सवाल कर ले, टाइम खराब मत कर। ये गलती हमारा माइंड करेगा ही करेगा एग्जाम में, जबकि ऐसा नहीं करना है। अनसीन पैसेज है भाई ये, तो उसी चीज पर रहना है, वो फैक्ट पर ही रहना। वो उसमें सही लिखे तो भी उसी पे रहना, गलत लिखे तो भी उसी पे रहना। अपनी तरफ से यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, थोड़ा बहुत लगाना है, और वो कौन सा लगाना है, वो उसका लगाना है, शब्द कम हो, आगे पीछे हो, लेकिन मतलब वही होना चाहिए। खैर, ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं, क्यों इंपॉर्टेंट था बता दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। स्पेस प्रोब्स आर प्रोवाइडेड विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से चलेगा क्या? फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, और ये अपने को पता चलता है स्पेस प्रोब्स के बारे में, कहीं पे सैटेलाइट लिखा हुआ था, ये रहा पहली लाइन में। मेनली अधिकतर जो है सैटेलाइट्स के बारे में ही है, लेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड। ठीक है भाई, और ये सारा का सारा काम होगा ही किस पे, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रही। और भी कहीं पे कुछ है क्या? और तो ऐसा सच कुछ यहाँ पे नहीं लिखता जहां से अपने को हिंट मिले। हाँ, ये रहा प्रोग्राम शब्द रहा, नहीं वो तो अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि होगा तो वो भी कंप्यूटर्स पर ही तो लिखा हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा।
और ये होगा क्योंकि यहाँ पे काफी जगह पर सैटेलाइट का जिक्र है, और सैटेलाइट का मतलब ही क्या है कि वो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो इनडायरेक्टली टुकड़ों में काफी जगह, टुकड़ों में इसके बारे में बात करता, कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में बात करें, सैटेलाइट या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, एक ही चीज होती है वो। ठीक है, चलते हैं आगे। मून हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय मैन। मून के बारे में तो कोई बात नहीं है भाई, स्पेस के बारे में जरूर है, स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रखा है उसने। सैटेलाइट प्रोब्स कंटेन लार्ज वैरायटी, ठीक है जी, प्रोवाइडेड क्लोज अप पिक्चर एंड अदर डाटा अबाउट प्लेनेट, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सच है। क्लाइमेक्स, ये इस बंदे के बारे में जिक्र है। ओजन सैटेलाइट वर लॉन्च एंड स्टडी द अपर एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। मून हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय मैन, नहीं, डाटा इनकम्प्लीट है भाई। ठीक है, क्योंकि स्पेस के बारे में पता है, मून के बारे में नहीं पता। मून के बारे में सिर्फ एक फैक्ट गिवन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फलानी तारीख को चांद पर कदम रखा था, बस दैट्स इट। अब उसने कदम रख के हो सकता वापस आ गया हो, तो क्या नाम है, एक्सप्लोर उसने मून को किया है नहीं किया वो अलग बात है। ठीक है, जो कि ऊपर दे ही नहीं रखी है, तो डाटा इनएडुकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एक फिर से क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे फिर सोल्व करेंगे भाई। कॉटन एकरेज, कॉटन की फसल। ठीक है भाई, कॉटन की फसल के बारे में बात कर रखी है। कॉटन की फसल में इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर हैज फॉलन, 10% की गिरावट आ गई। एज कॉटन ग्रोवर हैड मूव कल्टीवेशन ऑफ अदर कैश क्रॉप, अदर क्रॉप पर चले गए हैं। रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कॉटन ग्लट इन द वर्ल्ड मार्केट इन पोस्ट सितंबर 11। ठीक है, एंड द कंसिक्वेंट स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, सितंबर 11 के बाद स्लो हो गया। बट द सिनेरियो ब्रोट with it benefits to one segment of the industry, yarn manufacturers as they get higher prices for their प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन काम चला लेंगे, एक ही बात है। सम yarn manufacturers who had stocked up on low price cotton last year, ठीक है, कुछ ने अपने भाई स्टॉक रख लिए कम पैसों पर। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज एविडेंट इन द राइज इन द नेट प्रॉफिट एंड नेट मार्जिन ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है जी, कपास के बारे में कुछ बातें कर रखी हैं और उसी को ही बताना है। वैसे भारत में कपास उगाने के लिए प्रयुक्त भूमि अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए अनुकूल है। लैंड यूज फॉर ग्रोइंग कॉटन इन इंडिया इज कंड्यूसिव टू ग्रो अदर कैश क्रॉप, बिल्कुल सच है। लेकिन कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा भाई, एक लाइन दे रखी थी कि वो दूसरी फसल पर शिफ्ट हो गए हैं। ये रही वो लाइन, 10% कॉटन ग्रोवर्स ने डिक्लाइन हो गया, मूव ऑन कल्टीवेशन ऑफ अदर कैश क्रॉप्स। अब जहां पर वो फसल उगा रहा था भाई, जाहिर सी बात है वहां पर अगर वो 10% वो कॉटन जो है वो कॉटन अब नहीं उगा रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ और उगाएगा। और उसी के बारे में कह रखा है कि वो जो लैंड है, मान के चलो इस लैंड पर कॉटन उगती थी, अब की बार मैंने इस पर कॉटन नहीं उगाया भाई, मैंने इस पर सरसों उगा दी, सरसों की बुआई कर दी, सरसों हो गई। तो सरसों क्यों हुई, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो एक लैंड का एरिया है, ये कॉटन उगाने के लिए भी सक्षम था और सरसों उगाने के लिए भी सक्षम था। सरसों उगाने के लिए सक्षम था तभी तो इस फसल पर फसल कह रहा हूँ यार, इस लैंड पर सरसों की फसल उगी है, नहीं तो नहीं उगती। तो ये बात थी, जो कि ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा भी क्या, काफी घुमा के बात कर रखी है, क्योंकि यार बोलने के लिए सिर्फ उसने लिमिटेड वर्ड रखे हैं। हैड मूव्ड ऑन कल्टीवेशन ऑफ अदर कैश क्रॉप, ये 6-7 शब्द हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी बात के लिए ऊपर 6-7 शब्द दे रखे हैं। तो हमने क्या देखा, कभी कभी 2.5-3 लाइनों को कुछ चंद शब्दों में ही वो लिख देगा, और कभी कभी
छोटी सी बात को 4 शब्दों को उसने इतना खोल के लिख दिया, अब इसको ढूंढे जाओ भाई। तो सिंपल देखो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे का मतलब अब ये नहीं है कि इसको प्रोबेबली ट्रू कर दोगे ना, बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली ट्रू है वो। ऊपर नीचे का मतलब है कि शब्द कम ज्यादा हो गए लेकिन मतलब सेम रहेगा। मतलब मैंने कहा कि मतलब सेम रहेगा, सेम का मतलब सेम, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, फिलहाल पढ़ेंगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। द फार्मर्स विल अगेन ग्रो कॉटन नेक्स्ट ईयर ड्यू टू इंक्रीज प्राइस ऑफ कॉटन यार्न। अब बात कर लेते हैं, एक शब्द है जो कि इसमें मतलब समझा रहा है अपने आप का, और वो शब्द है भाई ये, और वो शब्द है भाई हिंदी वालों के लिए ये रहा, करेंगे, होगा, भविष्य की बात कर रहा है, और वो भी संभावनाओं की बात कर रहा है वो। एक तो कह रहा है कि करेंगे, ऊपर से कह रहा है कि संभावना। तो अब मेरे हिसाब से पता होना चाहिए कि वो कहां पे आएगा। करेंगे तो देखो ये तो संभावना वाला केस हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो तब होगा ना कि नहीं करेंगे, तब के केस का आंसर होना चाहिए था ये। अब वो कह रहा है कि करेंगे, तो किस में आएगा, ट्रू में आएगा, क्योंकि ऊपर तो खैर वो कह ही रहा है ऐसी बात कि वो कॉटन था, कम हो गया, स्टॉक रख लिया, प्राइस कम हो गया, उस वजह से उन्होंने दूसरी पर शिफ्ट हो गए, प्राइस बढ़ेंगे तो वापस उसी क्रॉप पर शिफ्ट हो जाएंगे। कोई नई बात नहीं है, किसान परिवार से बैकग्राउंड से हो, नहीं भी है तो सीधी सी बात है भाई, इस सीजन में मेरे को पता है कि फलानी फसल के रेट नहीं अच्छे होंगे, तो मैं कोई दूसरी फसल उगाऊंगा अपनी धरती पर, और वहां पर अपने लैंड पर दूसरी फसल उगाऊंगा, और वहां से अच्छा पैसा मैं कमा लूंगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि 5 लाइनों में लिख रखी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन नहीं है, सीधी बात है भाई, ये लिख रखा, सब देखा, करेंगे, ऊपर ऐसी बात है, मोरल भी एथिक्स हमारी यही कहते हैं, तो बी अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं, देयर हैज बीन शॉर्टेज ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड मार्केट लास्ट ईयर। सबसे पहला काम तो अपने को ये करना है कि वर्ल्ड मार्केट देखना है कि ऊपर कहीं पे वर्ल्ड मार्केट के बारे में जिक्र है या नहीं है। और जहां तक मेरे को पता है हमने वर्ल्ड मार्केट तो कुछ पढ़ा है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ तो रखा है, इस लाइन को समझते क्या है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कॉटन गलट इन द वर्ल्ड मार्केट इन पोस्ट सितंबर 11 एंड द कंसिक्वेंट शटडाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी लिख रखा है ना, ठीक है। पिछले वर्ष विश्व बाजार में कपास की कमी रही। सही बात है, यहाँ कह रहा है कमी रही, और यहाँ कह रहा है कपास की अधिकतर है, अधिकता है, कॉटन गलोट ये रहा, ज्यादा था वो, तो सीधी सी बात है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स है। ऊपर कह रहा है कि ज्यादा है, यहाँ कह रहा है कम है, कम थी, कम थोड़ी था, कपास पिछली बार ज्यादा था तभी तो कम था, रेट कम था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कमी रही थी ना, पिछले वर्ष कमी नहीं रही भाई, वो इस बार हो सकता है कमी हो जाए, क्योंकि किसान जो है शिफ्ट हो गए दूसरी क्रॉप पर, इस बार हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है पिछले वर्ष ना, पिछले वर्ष का नहीं है भाई, ठीक है जी। ऑप्शन ई हो जाएगा, क्यों, मैं समझा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, देयर हैज बीन ए ह्यूज ड्रॉप इन द सप्लाई ऑफ कॉटन ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सप्लाई जो है वो कम, कम लिख रखा है, बिल्कुल ह्यूज ड्रॉप लिख रखा है, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है क्या, ठीक है भाई। प्रोबेबली ट्रू हो सकता है ये, कैसे होगा वो देख लेते हैं, डायरेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ अच्छा सा, बस यही है कि भाई करंट ईयर है, 10% जो किसान उगाते थे कॉटन को वो दूसरी पर शिफ्ट कर गए हैं, और हो सकता है अब जब 10% ने शिफ्ट कर लिया तो इसका मतलब हो सकता है इस बार मार्केट में कॉटन कम आए, क्योंकि जब लोगों ने कॉटन उगाया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कॉटन की जो सप्लाई है वो ड्रॉप तो होगी भाई। वो का ड्रॉप का मतलब है कि कमी आना, हाँ देखो लिख भी रखा, गिरावट आ गई, तो गिरावट तो आएगी ही आएगी। पिछली बार जितनी थी भाई, 100 खेत है मेरे पास, 100 खेतों में मैं एक एक कॉटन उगाता हूँ, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 100 कॉटन उगा लिए। 10% कम किसानों ने उगाई है, मतलब 90 किसानों ने उगाई है, तो 90 किसान कितने उगा पाएंगे,
90 कॉटन ही तो उगा पाएंगे। इसका मतलब गिरावट तो आएगी भाई इस साल, वो भी संभवतः, हो सकता है संभवतः ही आए। देखो ऐसा चालू वर्ष के दौरान कपास की में गिरावट आई, अब ये संभवतः है। तुम्हें लगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, मैं समझाता हूँ। देखो पहला पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कम क्यों है, क्योंकि जब किसान ही कम हो गए, लोगों ने ही फसल कम उगाई, तो जाहिर सी बात है वो होगी भी कम। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि फसल बढ़ सकती है, कैसे बढ़ेगी, हो सकता है अब की बार खेत में एक नहीं 1.5 कॉटन हुई हो, हर खेत में 1.5 हुई हो, तो 90 इंटू 1.5 करेंगे तो जो है बढ़ जाएगा। बोले तो 135 के करीब आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो 100 मान के चलो 135 ही आ गया, या कुछ भी मान लो, एक रैंडमली हमने नंबर उठा लिया कि एक नहीं एक से ज्यादा हुई है, एक से ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे तो ज्यादा ही रहेगा वो, ठीक है। तो क्या बोले तो 135 हो गए, तो इसका मतलब बढ़ भी सकता है और कम तो हो ही सकता है, वो हमने देखे है, दोनों काम हो सकते हैं। इसीलिए हमने ना प्रोबेबली ट्रू का लगाया, डेफिनेटली ट्रू पे नहीं लगाया है। हालांकि डेफिनेटली ट्रू इस पे लग सकता था कि करंट ईयर के हिसाब से 10% कम हुए हैं, तो बच्चे को लगा कि जब किसान कम हो गए तो डेफिनेटली कम हो गया होगा। नहीं, डेफिनेटली नहीं भाई, प्रोबेबली कम हो सकता है। कैसे? एक तो कि क्वालिटी कह रहा हूँ यार, क्वांटिटी बढ़ गई हो खेतों में उगने वाली उसकी, हो सकता है बीज अच्छा आ गया हो अब की बार कॉटन का, तो कॉटन काफी अच्छी हो गई होगी भाई, ठीक है। जहां पहले एक एक हो रही थी हर खेत में, अब 1.5 या 2 कॉटन हो गई हो, तो हो सकता है वो बढ़ भी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबली ट्रू हमने यहाँ पे लगाया है। आगे बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी विटनेस एन अपवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग प्री सितंबर 2000 सॉरी प्री सितंबर 11 पीरियड, 11 सितंबर से पहले का जो है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी विटनेस थी किस चीज की, कि वो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा ही था भाई। अब बात कर लेते हैं, है क्या कहीं पे है स्लो डाउन, दिस इज द रिजल्ट। पोस्ट 11 के बाद स्लो डाउन हुआ है, सितंबर 11 के बाद, पोस्ट सितंबर 11 लिखा हुआ ना, सितंबर 11 के बाद, 11 सितंबर के बाद मार्केट में स्लो डाउन है। स्लो डाउन है इसका मतलब क्या था कि पहले क्या था, पहले वृद्धि थी क्या, वृद्धि जरूरी थोड़ी है वृद्धि हो सकता सेम स्थिति भी रही हो, तो इसका मतलब अगर रही होगी तो प्रोबेबली ट्रू में लगाएंगे हम लोग किस, ठीक है। संभवतः ठीक हो सकता है कि पहले ज्यादा रहा हो अब कम हो गया है। देखो अब कम हो गया वो तो डेफिनेटली सच बात है कि पहले भी कम था, हो सकता है पहले भी कम रहा हो। इसने बात की है 11 सितंबर के बाद की, लेकिन हो सकता है 10 सितंबर को भी वही कहानी रही हो, जुलाई में भी वही कहानी रही हो, अगस्त में भी वही कहानी रही हो भाई, तो क्या करेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेम रहा होगा तो भी प्रोबेबली में आ गया, अगर ज्यादा था तो भी प्रोबेबली में आ गया, तो प्रोबेबली केस में दोनों बातें आ चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द यार्न मैन्युफैक्चर हैव मार्जिनली सफर्ड ड्यूरिंग पोस्ट 11 पीरियड, 11 पीरियड के बाद वो सफर किया है उसने भाई। यार्न के बारे में तो कोई बात ही नहीं है भाई। सम यार्न मैन्युफैक्चरर who had stocked up on low price cotton last year। फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा? द यार्न मैन्युफैक्चरर नहीं, अगर कॉटन होता तो ये बात सच थी कि उन्होंने 11 सितंबर के बाद चीजों को फेस किया है भाई, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, वो यार्न की बात कर रहा है। और यार्न के केस में क्या था, उन्होंने देखो कहीं पर लिख भी रखा था ना कि उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, ये रहा, यार्न मैन्युफैक्चरर ने स्टॉक्ड कर दिया लो प्राइस कॉटन लास्ट ईयर, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन उनका जो है वो बढ़ गया है, राइज इन द नेट प्रॉफिट, ठीक है जी, उनका बढ़ गया है, तो वो सफर तो नहीं करेंगे भाई, नुकसान तो नहीं हुआ है उनका, ठीक है। इस वजह से ये ई हो जाएगा कि हम लोग इसमें गलत बात कह रखी है, ऊपर कह रखा कि प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे कह रहा है कि नुकसान हुआ, कुछ सफर किया उन्होंने, नहीं सफर नहीं किया, उनका फायदा हुआ है, इसीलिए ई ऑप्शन अपना आ गया। और ये जो बात है बेटा वो 2 लाइनों से मिलाकर निकलेगी, ठीक है। तो 2 लाइनों से मिलाकर ये 10 शब्दों में उसने एक नया क्वेश्चन बना दिया, बस वही पूछा गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई कई बार ये चीजें जो है फाइंड करना। खैर हमने कर ली है, कर सकते हैं आगे। फिर से एक पैराग्राफ दे रखा है और काफी
बड़ा सा पैराग्राफ लग रहा है ये, ठीक है। A radical new surgery procedure laughed at not long ago, ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं जल्दी हो जाएगा। हाल ही में एक नई शल्य चिकित्सा प्रक्रिया जिसका मजाक उड़ाया गया था हृदय संबंधी मायोपैथी या हृदय के बढ़ने के रोगियों के लिए नई उम्मीद जगा रही है। यह तकनीक जो अब भारत में उपलब्ध है रोगियों को ऑपरेशन के 2 सप्ताह बाद घर जाने की अनुमति देती है। ठीक है, ऑपरेशन हो गया आपका, आप लोग घर पे 2 हफ्ते के बाद जा सकते हो, ताकि वे लगभग सामान्य गतिहीन जीवन जी सके। ठीक है, सामान्य जीवन जी सकते हो आप लोग। कार्डियक मायोपैथी एक ऐसी स्थिति है इसके कई कारण हैं। 20 पहचाने गए वायरस, यानी कि 20 पहचाने गए वायरस में से किसी एक का हमला, यानी कि 20 तरीके के अलग अलग वायरस ऐसे हैं जो इस समस्या को, इस बीमारी को जन्म देते हैं। में से किसी एक का हमला 20 में से किसी एक की वजह से हो सकता है। परजीवी संक्रमण, वायरस वाला की बात ही कर रखी है। लंबे समय तक शराब का सेवन, ठीक है जी। नहीं, परजीवी का मतलब क्या, बैक्टीरिया है क्या कहीं पे? पैरासाइट इन्फेक्शन, ठीक है जी। मक्खी और मच्छर की वजह से जो होता है कुछ ऐसा ही। लंबे समय तक शराब का सेवन, ज़्यादा ड्रिंक करना और रक्तचाप इसे जन्म दे सकता है। रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर, क्या बिल्कुल ब्लड प्रेशर, इसको जन्म दे सकते हैं। और दुर्लभ मामलों में यह बच्चों के जन्म के बाद भी हो सकती है। और दुर्लभ मामले का मतलब है कि रेयर केस है कि उसमें ना बच्चे के जन्म बोले तो बच्चे के बर्थ के बाद भी हो सकती है। और यह परिवारों में भी चलता रहता है। परिवारों में चलता रहता है मतलब कि किसी एक को हो गई, अब उसके बच्चे को भी होगी, उसके बच्चे को भी होगी। और आई थिंक हेरिडिटरी कहीं पे लिख रखा होगा ये इंग्लिश में। नहीं, इंग्लिश में भी यही लिख रखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इस स्थिति की पहचान हृदय के कक्षों के आकार में वृद्धि और पंपिंग की दक्षता में कमी होती है। ठीक है, उस बीमारी का एक वो दे रखा है, लक्षण लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब उस देखते हैं, कार्डियक मायोपैथी हेरिडिटरी, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। ये तो कहीं पे हमने अभी अभी तो पढ़ा है, आखिरी लाइन ये रहा, रन इन द फैमिलीज। चाइल्ड में बाद में भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, और परिवार में भी चलती रहती है। और चलती रहती का ही मतलब क्या है, हेरिडिटरी है। हिंदी में क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, हिंदी में भी वही लिखा था कि परिवारों में चलता रहता है। चलता रहता का मतलब ही वंशानुगत होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, डेफिनेटली ट्रू जो है बेटा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर पढ़ेंगे। द न्यू टेक्निक वॉज नेवर ट्राइड इन इंडिया इन द पास्ट। पास्ट में नई टेक्निक कभी भी ट्राई बोले तो नहीं आजमाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। पास्ट में नहीं आजमाई गई तभी तो अब आजमाई गई है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये रहा, ये रहा। इसमें ना प्रोबेबली ट्रू आएगा भाई। प्रोबेबली ट्रू में ना किस वजह से होगा, देखो वह हेरिडिटरी का मतलब होता है कि ना जैसे कि फादर एक में हो गई, उसके बच्चे दूसरे फादर में हो जाएगी, फिर फादर 3 में हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी वो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो रन इन द फैमिली, फैमिली में चलती रहेगी, ठीक है, फैमिली में चलती रहेगी तो हेरिडिटरी चल रही है वो। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखी गई थी, इट कुड फॉलो चाइल्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ वाली बात यार हिंदी में थी, बच्चे के जन्म के बाद भी हो सकती है। अच्छा, लिख तो रखा फॉलो, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद। अगर जन्म से ही है तो इसका मतलब हेरिडिटरी होगी। वो बच्चा आज पैदा हुआ और आज ही उसमें ये समस्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा हो गया कि भाई उसका जो है वो आज पैदा हुआ, आज ये बीमारी हो गई। तो इस बात का मतलब सीधा ये हुआ कि हेरिडिटरी है, पहले फादर में थी अब उसमें हो गई। लेकिन वो जन्म के बाद भी हो सकता है, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि उसको हेरिडिटरी उसको उसके पेरेंट्स से नहीं मिली, लेकिन जन्म के बाद उसको हो गई है। तो यहाँ पे प्रोबेबली ट्रू आ जाएगा। दोनों बातें हैं, परिवार में चलती रहेगी हेरिडिटरी है, बाद में होगी मतलब हेरिडिटरी नहीं है। दोनों बातें हो गई तो इसका मतलब प्रोबेबली ट्रू आ जाएगा। जल्दबाजी में वो थोड़ा सा गलत बताया गया, ठीक है। अब समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर दिया है जी। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं। द कार्डिक मायोपैथी स्लो डाउन द हार्ट बीट। स्लो डाउन करता है क्या ये? बिल्कुल करता है। आखिरी लाइन में है डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग। पंपिंग की एफिशिएंसी को कम करता है जी, डेफिनेटली। अर्लियर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डिक मायोपैथी वर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अब्रोड फॉर सच ऑपरेशन। क्योंकि तो भाई बाहर देश में जाने वाली तो कोई बात है ही नहीं कहीं पे। कार्डिक मायोपैथी कंडीशन दैट वी राइट द कंसेक्यूटिव फैक्टर अटैक फ्रॉम 1 to 20 वायरस है, उससे पहले द टेक्निक नाउ इन इंडिया अलाउ पेशेंट टू गो होम। ठीक है, बाहर देश वाली बात तो कहीं पर भी नहीं है। बाहर देश वाली बात भाई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो डाटा है वो इनएडुकेट है। यहाँ पे कह रहा है कि बाहर जाना चाहिए, जबकि ऊपर ऐसी कुछ बात ही नहीं कि भाई विदेश में जाके कराते थे क्या वो। ऊपर सिर्फ इतना कहा गया है कि एक नई सर्जरी का पता लगा है जो कि फलानी बीमारी को ठीक करता है, फलानी बीमारी के उस सर्जरी के बाद 2 हफ्ते के बाद आप घर जा सकते हैं, फलानी बीमारी के 20 तरीके के वायरस से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, जन्मजात है, जन्म के पहले भी हो सकता है और बाद में परिवार में चलता भी रहता है। एक इसका सिंबल लिखा हुआ है, उसका हार्ट के चैम्बर का साइज बढ़ा देती है, पंपिंग को कम कर देती है। इतनी सी बात लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो डाटा इनएडिक्वेट इसका राइट आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द हार्ट। ये बात यहाँ पे कह रखी है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सच बात है। इंक्रीज साइज बढ़ेगा, एफिशिएंसी घटेगी। मान के चलो कहीं पे साइज क्या है 10 है बेटा, जैसे ही ये 10 है तो ये हो जाएगा 8 मान लो। अब ये 12 हो गया तो ये 6 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा एक घटेगा, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है भाई, डिस्टेंस और स्पीड होती है भाई, यही होता है। स्पीड बढ़ेगी, सही बात है, स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। 100 से 200 कर दी स्पीड तुमने, तो डिस्टेंस भी तो तुम्हारा वही हो गया। 100 की स्पीड से 1 घंटा चलोगे तो कितना डिस्टेंस आया 100। स्पीड बढ़ा दी तुमने, 150 कर दी, 1 घंटा चला तो इधर कितना डिस्टेंस चलोगे 150 चलोगे। स्पीड बढ़ाओगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, खैर मैथ की बात हो गई है, इतना कुछ करना नहीं था। लिख भी रखा है, नहीं लिख रखा तो देख लेते हैं हम लोग। ये रहे इंक्रीज साइज, डिक्रीज एफिशिएंसी। अब बस उसके लिए तुम्हें इसका वो पता होना चाहिए था कि इसका मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब पता था कि ये अच्छा ऐसा इसका मतलब है, ये कहना चाहता है, पता था, कर सकते थे। आखिरी लाइन थी, इजी था, डेफिनेटली ट्रू जो है बेटा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ मैंगो। ठीक है भाई, आगे फिर से एक सवाल आ गया और काफ़ी आसान है। पहले बड़े प्यार से पढ़ेंगे इसको, फिर करेंगे पढ़ना और फिर करना भाई। मैं मानता हूँ अब तक पढ़ लिया होगा। द स्टेट कल्टीवेट्स, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हालांकि राज्यों में केवल 3.2 लाख टन आम की खेती होती है, लेकिन वे बेहतरीन गुणवत्ता के होते हैं और अंगूर के बाद दुनिया में आम दूसरा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल बन गया है। इसीलिए सरकार इसे समुद्री मार्ग से निर्यात निर्यात बोलते एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, जो सस्ता है। पिछले साल इस संबंध में किया गया एक प्रयोग सफल रहा था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ मैंगो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, लिख तो रखा है। इसलिए खाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा फल है, इसलिए समुद्री मार्ग में निर्यात करने की कोशिश कर रही है। ठीक है भाई, क्वालिटी अच्छी है तो ही तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रू। आगे, द स्टेट आल्सो एक्सपोर्ट गुड क्वालिटी ग्रेप्स। डाटा इनएडिक्वेट, क्यों? क्योंकि अंगूर के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाया जाता है अंगूर, लेकिन यहां कह रहा है स्टेट के बारे में नहीं, स्टेट के बारे में सिर्फ आम का जिक्र है, ग्रेप्स का जिक्र नहीं है, तो डाटा अपर्याप्त है भाई। अब मैं मानता हूं कि अब समझ में आ गया कि डाटा अपर्याप्त क्या होता है। नीचे सवाल में है, ऊपर वहां कोई बात ही नहीं कर रखी है, तो डाटा अपर्याप्त और डेफिनेटली फॉल्स कर चुके हैं हम लोग, तो समझ आ गया होगा। बाकी एक हिंट भी बता दी है, यहाँ जिक्र है ऊपर जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब डाटा इनएडिक्वेट होगा। लेकिन 100% केस में ऐसा काम नहीं करेगा भाई। ठीक है, कभी कभी डेफिनेटली फॉल्स भी हो जाता है,
प्रोबेबली फॉल्स भी हो जाता है, लेकिन रेयर केस है। हिंट बता दी, पहचान लेना, कर लेना, हो जाएगा। देयर आर सम प्रॉब्लम इन एक्सपोर्टिंग मैंगो थ्रू सी रूट। ना भाई, डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों? अगर प्रॉब्लम होती तो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्यों खाया जाता? ऊपर से क्या लिख रखा है? हम्म प्रूव्ड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हो गया है वो। सक्सेसफुल हो गया तो समस्या तो खत्म हो गई। तो नीचे क्यों कह रहा है कि वो समस्या है? सक्सेसफुल हो गया, वो भी पिछले साल। इसका मतलब हम सेफ हैं इस साल के लिए कि भाई पिछले साल हमने वो रास्ता ढूंढ लिया, भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब सक्सेसफुल है, तो फिर समस्या नहीं आएगी भाई। ये कह रहा है कि समस्या आएगी, डेफिनेटली फॉल्स, समस्या नहीं आएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 25 पे क्या होगा। अन्य अधिकांश निर्यात समुद्री मार्ग से होते हैं जो सस्ता है। हम्म, क्यों? क्योंकि दूसरे एक्सपोर्ट के बारे में तो जिक्र ही नहीं है भाई कहीं पर, है ना। एक आम के एक्सपोर्ट के बारे में जिक्र है, बस आम के एक्सपोर्ट के बारे में जिक्र है। ग्रेप का बस ये बता रखा कि वो सबसे ज्यादा खाया जाता है। अब ग्रेप्स के भी एक्सपोर्ट का नहीं पता है, ठीक है, आम के ही एक्सपोर्ट का पता है। तो भाई मोस्ट ऑफ द बाकी एक्सपोर्ट के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, सस्ता है महंगा है, छोड़ भाई। आगे बात कर लेते हैं 26 की। द स्टेट ऑल्सो कल्टिवेट ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मीडियम क्वालिटी नहीं है भाई, क्वालिटी तो यहाँ पे प्रीमियम दे रखी है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा भाई, ठीक है, ई। क्योंकि यहाँ पर बेटा मीडियम नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम क्वालिटी का है। इसको चेंज करेंगे भाई, इसमें ना क्या होगा कि प्रोबेबली ट्रू होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट हैज बिन ट्राइंग एक्सपोर्टिंग इट थ्रू सी रूट विच इज चीपर। तो सी रूट से जो एक्सपोर्ट करना है आम को वो चीपर हो गया है, सस्ता हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आ, बाकी जो गुड्स हैं उसका भी एक्सपोर्ट जो है वो सी रूट से चीपर हो, तभी मतलब बाकियों का भी सस्ता रहा होगा, तो तभी तो वो उसने बोले तो क्या था वो, ट्राई किया था ना, कहा था ट्राइंग, हाँ, एक्सपोर्ट ट्राइंग करने का मतलब बाकियों का भी सस्ता रहा होगा, तभी उसने सोचा होगा कि हम आम को भी एक्सपोर्ट करके देखें सी रूट से। जब सी रूट से उसने एक्सपोर्ट किया होगा तो उस केस में क्या हुआ होगा कि वो सक्सेसफुल हो गया, जो कि अगली ही लाइन में लिख रखा है। तो प्रोबेबली ट्रू करेंगे इसको, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा भाई ये, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स तो तब होता जब यहाँ पर पर्टिकुलरली लिख रखी होती हो बात, ठीक है। ये एक और गड़बड़ हो गई थी, खैर हमने यहाँ पे साथ के साथ इसको ठीक कर लिया है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। ये रहा काफी बड़ा लेंदी पैराग्राफ है, पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई इसके लिए, ठीक है। पॉल्यूशन अमाउंट्स टू स्लो मर्डर। प्रदूषण धीमी गति से हत्या करने जैसा है। औद्योगिक और वाहन प्रदूषण के नियमित संपर्क से अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर और कई अन्य बीमारियां जैसे जानलेवा बीमारियां होती हैं, इसीलिए किसी को भी प्रदूषण करने का अधिकार नहीं है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। औद्योगिक और वाहन प्रदूषण पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है, सही बात है, पॉल्यूशन के ऊपर है। पॉल्यूशन अपने को पता ही है भाई क्या हो रखा है। आज केवल महानगर ही प्रदूषित नहीं है, बल्कि छोटे और मध्यम शहर भी प्रदूषित हैं। बिल्कुल सही बात है कि छोटे शहर भी पोल्यूटेड तो हो ही रहे हैं। प्रदूषण अर्थव्यवस्था से भी तेजी से बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है भाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊर्जा और सामग्रियों के भारी उपयोग पर आधारित पश्चिमी तकनीकी मॉडल स्वाभाविक रूप से अत्यधिक जहरीला मॉडल है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जिस
एनर्जी के सोर्स पर और वो जैसे बनती है उस पर निर्भर हैं, वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल हैं, और जिसमें एनर्जी तो मिलेगी लेकिन भाई साहब पोल्यूशन तो होगा ही होगा। यह भारी मात्रा में जहरीले प्रदूषक पैदा करता है, बिल्कुल सही बात है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है अगर तकनीक का सावधानी पूर्वक चयन किया जाए और इसके उपयोग में काफ़ी अनुशासन हो। बिल्कुल सही बात है, कम कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कर ही रहे हैं फिलहाल आजकल। बायोगैस का यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो सोलर एनर्जी का यूज़ बिजली बनाने में कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि कुछ पोल्यूशन हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे ही पहले हाई पोल्यूशन के लिए नहीं, साउंड पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ऐसे जनरेटर यूज़ किए जाते थे जो कि काफ़ी तेज आवाज़ करते थे, साउंड पोल्यूशन करते थे वो। ठीक है, अब उसके जगह पे साइलेंट जनरेटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े ऑफिस में। तो उससे क्या होगा ना कि साउंड पोल्यूशन कम हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन काफ़ी कम हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने आपका दिया, बाकियों का भी समझ सकते हो जाएगा। द इंडस्ट्री विच यूज हायर लेवल ऑफ एनर्जी क्रिएट मोर पोल्यूशन। बिल्कुल सच बात लिख रखी है भाई, कि वेस्टर्न का हम लोग यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा प्रदूषण करता है। तो लिख रखी है भाई ये लाइन। ठीक है, लाइन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन 3-4 लाइन से मिलाकर हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और यही वाली लाइन से ही मतलब निकलेगा, हाई टॉक्सिक मॉडल है और हैवी यूज ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, एनर्जी एंड मेटेरियल। ठीक है, मेन तो ये शब्द काम के थे, लेकिन इन दो लाइनों से, एक नहीं इन दो लाइनों से मिलाकर ये निकलेगा। तो ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है, हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन हैज़ गैदर्ड मोमेंटम इन द रिसेंट पास। रिसेंट पास में तेजी से बढ़ा है भाई, बिल्कुल सही बात है, लिख तो रखा है। कहाँ गया वो इकोनॉमी वाला? इकोनॉमी वाला फैक्ट कहाँ गया भाई? ये रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रू इसका भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पास्ट में बढ़ गया है भाई वो। द स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली हायर पॉल्यूशन। इसकी बात करते हैं। अब ये बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ पे कहीं पे दे ही नहीं रखा है भाई, ये बात तो कहीं पे यहाँ पे दे ही नहीं रखी है। स्मॉलर इंडस्ट्रियल नहीं दे रखा है यहाँ पे कहीं पर भी। आ, ठीक है, यही होगा, डेफिनेटली फॉल्स है। स्मॉलर इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली हायर पोल्यूशन, स्मॉलर तो नहीं है। फिलहाल मिल नहीं रहा वो लाइन, पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा था जो हमने पढ़ा था, जिसका मतलब ये था कि आ, बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये इसका मतलब था, कहीं ना कहीं पे होगा इसमें ये। इस चीज़ को सर्च कर लेना, देख लेना कहाँ पे होगा। फिलहाल यहाँ पर फाइंड नहीं हो रहा वो। आगे, पोल्यूशन लेवल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसिडरेबली मोर देन इन इंडिया। अब ये भी बड़ा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आ गया जो कि बात कर रहा है इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया की बात कर रहा है। देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में अपने को पता है कि यहाँ पे लिख रखा कि वो मॉडल था वेस्टर्न वर्ल्ड का, है ना, ये रहा वेस्टर्न
टेक्नोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, जो कि ज़्यादा पोल्यूशन वोल्यूशन करता है, ठीक है, उसका पता है, लेकिन कहीं पर भी इंडिया का जिक्र ही नहीं है पूरे सवाल में। कहीं पर भी इंडिया के बारे में बात नहीं कर रखा। इंडिया तो छोड़ो, किसी और देश के बारे में बात ही नहीं कर रखा। सिर्फ इतना कह रखा कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो मॉडल है वो ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है भाई आज की तारीख में। तो इंडिया का तो कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, कंपैरिजन नहीं है भाई, कंपैरिजन नहीं तो डाटा ही अधूरा। देखो, इंडिया का डाटा ही नहीं दे रखा। यहाँ बात कर रहा है इंडिया की, लेकिन वहाँ इंडिया का डाटा ही नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है? चीज़ें आधी अधूरी हैं, बोले तो इनएडिक्वेट डाटा यहाँ पे हो गया है। प्रॉपर प्लानिंग इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लीड टू लेस पोल्यूशन इन इन्वायरमेंट। आखिरी लाइन, कंट्रोल करेंगे तो सबके लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ते हैं। आगे फिर से भाई साहब क्या है, पैराग्राफ चेंज हो गया है, ठीक है जी। तो इसके लिए इतना ही था, फिलहाल इसको भी पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। सरकार की नीति का मूल जोर किसानों को अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना है। मतलब यह है कि भाई आप लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन क्या मूल्य प्रोत्साहन प्रणाली हमेशा वृद्धिशील पैदावार सुनिश्चित करने में कारीगर होती है? एक ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हमारा तर्क यह है कि यह प्रोत्साहन केवल किसानों को एक फसल से दूसरी फसल की खेती करने के लिए प्रेरित करने में काम आता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि दिए गए मूल्य पर कौन सी फसल अधिक लाभदायक है। बिल्कुल सही बात है कि किसान वही फसल को उगाएगा जो कि जिसके चांस है कि भाई वो फ्यूचर में अच्छा रेट उसको मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई नई बात यहाँ पर अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। लेकिन ये सभी फसलों के उत्पादन की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जो कि आवश्यक है। ये भी बात सही है यार। चलो, पैराग्राफ तो पूरे का पूरा सही है। दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल रिटन बाय एन एक्सपर्ट ऑन एग्रीकल्चर फाइनेंस। ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लिख रखा कि एग्रीकल्चर फाइनेंस पर एग्रीकल्चरल फाइनेंस के किसी एक्सपर्ट ने लिख रखा। कहीं पर भी किसी का नाम नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं है, बोले तो जैसे कि जो इनके डाटाज निकालते होंगे उसका नाम भी नहीं है। यहाँ पर नाम नहीं है भाई किसी भी न्यूज़पेपर का कि वो न्यूज़पेपर के बारे में भी बात करें, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ का आंसर क्या होगा। प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा। काफी मुश्किल सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है जी। ये रहा सवाल की बात कर लेते हैं। आंसर होगा जी ए। ए क्यों होगा? वो होगा इस शब्द की वजह से। सिर्फ इस शब्द में, पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कोई भी एक्सपर्ट वाली बात यहां पर नहीं थी। एक्सपर्ट कौन हो सकता है किसी न्यूज़पेपर में कोई एक्सपर्ट बैठा हो जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो, वो उस पर लिखता। जैसे कि गेम्स के एक्सपर्ट जो हैं वो गेम्स के ही आर्टिकल लिखते हैं भाई। ऐसे फलानी चीज का कोई एक्सपर्ट होगा वो उसी का होगा। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे वो पॉलिटिक्स की बातें लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके की बात होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ना कोई न्यूज़ चैनल का नाम दे रखा है, ना कोई चीज़ कोट कर रखी है। बोले तो फलाने दिखाड़े आदमी ने कह दिया या फलानी मैगजीन ने कह दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या है? शब्द है गवर्नमेंट पॉलिसी। जब भी मैं ये यूनिट पढ़ाता हूँ मैंने बता रखा है गवर्नमेंट पॉलिसी है क्या। गवर्नमेंट पॉलिसी भाई कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लेके आएगी लोगों की भलाई के लिए होगा। पहली बात तो ये है। यहाँ पे किसकी भलाई चल रही है? किसानों की भलाई चल रही है भाई, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। जब पॉलिसी गवर्नमेंट की लेके आ गई है, पॉलिसी आ गई है, लोगों की भलाई के लिए आएगी या किसी एक वर्ग की भलाई के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अलग पॉलिसी है, बिजनेसमैन के लिए अलग है भाई, किसानों के लिए अलग है भाई, इस तरीके की बात है। चलो अच्छी बात है। तो जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी कोई एक बंदा नहीं बनाता है, पूरी कमेटी होती है वो बनाती है। उसका रिजल्ट देखते हैं, ड्राफ्ट देखते हैं। जब वो बिल्कुल बन के रेडी है, जिसके लिए बनाई गई है उसको फायदा देने के लिए तैयार है, तो ही वो मार्केट में लॉन्च की जाती है, तो ही वो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। नहीं तो उसका ड्राफ्ट बनेगा, कारीगर है तो ठीक है, नहीं है तो भाई उसको वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। तो होता तो ऐसे ही है। अब हमारे देश में कैसा हो रहा है, कोई फलानी पॉलिसी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो अधिकारियों पर भी निर्भर और बाकी चीजों पर भी निर्भर होता है कि उसको कैसे लागू किया गया है भाई, या किस लेवल पर लागू किया गया है, उस चीज पर भी। यार बहुत सारे फैक्टर होते हैं यार, वो छोड़ो उन चीजों को, उन पर निर्भर करता है। तो अब इसकी जिद मत पकड़ लेना कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अरे छोड़ भाई,
हमारे चैप्टर में, हमारे इस पूरे पार्ट में, रीजनिंग के पार्ट में क्या होता है कि जो सरकार ने पॉलिसी बना दी वो लोगों की बोले तो एक वर्ग की भलाई के लिए है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की भलाई के लिए है भाई वो। ठीक है, तो यहाँ पे ए इस वजह से आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गवर्नमेंट पॉलिसी और बैंक का सवाल है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सिर्फ 2 शब्दों ने पूरे सवाल का मतलब बदल दिया। इतना डीप मतलब था इस सवाल का, बहुत ज्यादा बच्चों को गलत था ये सवाल। और बहुत ज्यादा तो कोई गलत नहीं था, मतलब कि परसेंटेज तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, 30-40% बच्चों का गलत था ये। बहुत सौ ने छोड़ रखा था इसको, और ठीक तो ये 1 से 1.5% बच्चों का सवाल होगा ठीक था। कुछ ऐसे भी होते हैं डाटा जो कि आ जाते हैं कितने बच्चों ने इसको कितना ठीक किया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द ऑथर इज एडवोकेटिंग फॉर मोर यील्ड ऑफ वेरियस क्रॉप। ठीक है भाई, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो अधिक फसलों की बात करता है, बिल्कुल करता है भाई, वो हमने देखा तो था कि वो शिफ्ट, ये रहा बेटा वन, चलो पूरा ही देख लो। ठीक है जी, ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, पूरा पढ़ेंगे, काम का है, बहुत आसान है, करेंगे। सरकार फसलों का खरीद मूल्य बढ़ाने की तैयारी नहीं, बढ़ाने को तैयार नहीं है। भाई साहब बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आई थिंक पहली ही लाइन में लिख रखा था कि वो बढ़ाने पर जोर दे रही है। नीति का मूल्य जोर किसानों को अधिक उत्पादन के प्रोत्साहित करना के लिए मूल्य, ये रहा, मूल्य प्रोत्साहन प्रदान करना है, ये रहा। वो मैंने कहा था कि पहली ही लाइन में है, और जो कि है ही पहली लाइन में। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कि सरकार बढ़ाना चाह रही है, यहाँ कह रहा है बढ़ाने को तैयार नहीं है। गलत है भाई, डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली गलत है। ऊपर कह रहा है कि सरकार तैयार है, और यहाँ कह रहा है सरकार तैयार नहीं है। अरे झूठ है भाई, तैयार है वो तो लिख रखा ऊपर। चलिए, द फार्मर आर नॉट इनकम कॉन्शियस, वो अपनी इनकम के बारे में जागरूक नहीं है। ये भी भाई बड़ा आसान है। भाई जागरूक नहीं होगा तो वो क्यों शिफ्ट करेगा, है ना। शिफ्ट का जिक्र था कहीं पे, शिफ्ट का जिक्र था, ये रहा, शिफ्ट कल्टीवेशन फ्रॉम वन क्रॉप टू अदर। भाई उसको पता है, उसको पता है कि मेरे पास किस में पैसा ज्यादा है, वो उसी को उगाएगा। इस साल कॉटन का रेट अच्छा होने वाला है उसके हिसाब से, तो कॉटन उगाएगा भाई। सरसों का दाम अच्छा मिलेगा तो सरसों उगाएगा, गेहूं का दाम अच्छा मिलेगा तो गेहूं उगाएगा। इस तरीके से वो फसल को करता भी है, और इस यहाँ पर भी कर रखा है, सवाल में लिखा हुआ है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। क्यों ई होगा, वो जागरूक है तभी तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है जागरूक नहीं है। नहीं भाई साहब आप बोल रहे हो झूठ, गलत है ये बात। आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली देयर वॉज एन एजिएशन बाय फार्मर्स फॉर इंक्रीज इन प्रोक्यूरमेंट प्राइस ऑफ क्रॉप। हाल ही में फसलों को खरीद मूल्य में वृद्धि के लिए किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है भाई, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो, आंदोलन किया तो नहीं गया भाई, प्रोबेबली किया गया होगा, बिल्कुल किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं कि आधी बात दे रखी और आधी नहीं दे रखी है। डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कहीं नहीं लिख रखा कि उन्होंने आंदोलन नहीं किया था, तो हम इसको डेफिनेटली फॉल्स कर देते। प्रोबेबली फॉल्स हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि डाटा ऊपर है ही नहीं। कौन सा डाटा, वो आंदोलन वाला। आंदोलन कहाँ है, ये रहा। ठीक है भाई, आंदोलन वाला जिक्र कहीं पे है ही नहीं। चलिए आगे फिर से एक सवाल आ गया, फिर से एक डायरेक्शन आ गई भाई। पढ़ते हैं, शहरी विस्तार से निपटाने के लिए शहरी सीमाओं का इतनी तेजी से विस्तार नहीं हुआ है। बड़ी अच्छी बात है भाई, मतलब यह है कि शहर को एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे दिल्ली को भाई बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक, इधर हरियाणा में सोनीपत तक चले गए हैं लोग। ठीक है, और ऐसे ही हर जगह हर शहर बढ़ रहा है, तो उसी के बारे में बात कर रखे बस। शहर बढ़ा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से सेवाओं को उस तरीके से विकसित नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेट्रो की बात करें, अभी मैंने कहा कि दिल्ली जो है वो सोनीपत तक पहुंच गई है भाई, लेकिन मेट्रो थोड़ी पहुंची है वहां तक, तो उन्हीं के बारे में बात कर रखा है। तो मेट्रो एक सर्विस हो गई, ऐसी काफी सर्विस के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है। कम निवेश, आवंटन कम खर्च होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये क्या है, लो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन हैव टेंडेड टू अंडरस्पेंड। ठीक है जी, लो पैसा कम है
तो वो खर्च भी कम होगा, जिस वजह से सेवाएं नहीं बन पाएंगी। सार्वजनिक जैसे पानी और सीवेज, और निजी जैसे कम आय वाले क्षेत्र में आवास, दोनों ही बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सही बात है भाई, लोग अगर कहीं पर रहेंगे, शहर को एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, और लोग अगर कहीं पर रहेंगे तो वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले तो उसको पानी और सीवेज की फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, बात वही ना कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए उसको, तो मकान चाहिए, रहने के लिए उसको जगह चाहिए जहाँ पे पानी तो हो, एटलीस्ट सीवेज फैसिलिटी अवेलेबल हो। ठीक है जी, वो होना चाहिए। उसके बाद आगे लिख रखा कम आय वाले क्षेत्रों में आवास, आवास भी लिख दिया उसने। ठीक है जी, दोनों में मतलब कि उतने एक्सपेंड नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, शहर तो आपने बड़ा कर दिया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। बच्चों के रहने के लिए माहौल और बीमार पड़ने पर उन्हें उपलब्ध सहायक सेवकों का यह प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। ठीक है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं और बीमार पड़ते हैं, उसमें प्रभाव बोले तो इफेक्ट पता लगता है। औसत खाद्य उपलब्धता में गिरावट आई है। ठीक बात है, खाने में गिरावट आई है भाई, और पूर्ण गरीबी में वृद्धि में एक असंतोषजनक दिशा की ओर इशारा करता है। ठीक बात है, जब कुछ भी नहीं होगा उस शहर में बसा रहने के लायक, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही बढ़ेंगी, और तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग टू बूस्ट अबाउट अर्बन सर्विस, शहरों में सेवाओं के बारे में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, रहने के लिए पानी वानी नहीं है, सीवेज नहीं है, हाउस भी उतने अच्छे के नहीं है, बच्चे हैं बीमार पड़ रहे हैं, खाने की अवेलेबिलिटी उतनी है नहीं, बच्चे हैं फॉल इल हो गया है, साफ दिख रहा है, सर्विस अवेलेबल है नहीं, तो फिर क्या है, ऐसी बात है। शहर में जिस बात पे हम लोग गर्व कर सके, कुछ कह सके कि हाँ एटलीस्ट ये चीज तो अच्छी है, वो वहां पर हो ही नहीं रही है, तो पहली बात जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू यहाँ पे हो जाएगी। अगली बात को पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। फिलहाल बात करते हैं क्या, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निजी क्षेत्रों के हाथों में है। भाई ऊपर ऐसा तो कहीं पे है ही नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, सरकारी सेक्टर के, बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है, या गवर्नमेंट के बारे में कुछ है, नहीं है भाई। देखो गवर्नमेंट के बारे में कुछ हो या ना हो, प्राइवेट के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तो प्राइवेट के बारे में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डाटा इनएडिकेट हो गया भाई। चलिए एक मिनट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सॉरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में ही बात है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पे नहीं है ना। ठीक है भाई, देख लें ट्रांसपोर्ट का, देख लेना यहाँ पे इसमें है या नहीं है। देखो प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो कुछ भी नहीं है, तो ठीक है डाटा इनएडिक्वेट हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बारे में ऊपर कहीं पर बात हो ही नहीं रखी है। और ये देख लेना कहीं पे है क्या, बर्थ रेट इज हायर इन अर्बन एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरिया, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर बर्थ रेट के तो ऊपर बात हो तो रखी है भाई, है ना, नहीं बर्थ रेट के ऊपर नहीं है, बच्चों की लाइफ के बारे में है बात। पहली बात बर्थ रेट के बारे में बात नहीं है, दूसरी हायर है अर्बन में एज कंपेयर टू रूरल, कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है भाई, कंपैरिजन नहीं है, बर्थ रेट के बारे में भी बात नहीं है, डाटा इन एडुकेट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज, वो प्रायोरिटी है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो लिखा तो हुआ है कहीं पे, ये रहा लो इनकम एरिया हाउसिंग, और प्राइवेट भी लिख रखा है, और प्राइवेट वाली बात थी, है ना, नहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। चलो प्राइवेट तो शब्द मिला, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। इसकी बात करते हैं, हम लोग क्या कह रहे थे यहाँ पे, हाँ लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग इज वन ऑफ द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी है क्या, बिल्कुल प्रायोरिटी है भाई शुरुआत में तो, और प्रायोरिटी के मामले में ये भी प्रायोरिटी है भाई अपने पास। जो दो चीज समस्या इसने हाईलाइट कर रखी है, समस्या हाईलाइट कर रखी है, इसका मतलब है वो चीज अपने को चाहिए ही चाहिए, और वो चीज चाहिए के लिए क्या होगा, प्रोबेबली ट्रू होगा भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो समस्या है तो जाहिर सी बात तो चाहिए अपने को, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और भी है, क्या है, प्रोबेबली ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि ना यहाँ पे दो समस्या है बेटा, पानी और सीवेज की और उसकी। प्रायोरिटी का मतलब है कि हम पहले किसको करेंगे, पहले किस समस्या का समाधान करेंगे, तो समस्याएं तो दोनों हैं अपने पास,
समस्याएं तो दोनों है अपने पास, ठीक है, वो हो सकता है हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी रहा हो, अब कुछ भी हो सकता है। देखो पानी और सीवेज, पानी के बिना हम नहीं रह सकते भाई। मैं कहीं पे जगह घर देखने भी चला जाऊंगा, प्लॉट 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 हैं, घर 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 बना रखे हैं, अगर वहां पे पानी नहीं है तो भाई मैं एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है कि खाली जगह पे तो पानी हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर मेरे को कहीं पे शहर एक्सटेंड हो रहे हैं, मेरे को रहना है, तो पहले घर तो हो, कम से कम रहने लायक घर तो हो। मान के चलो मैं कहीं से गया हूँ घर देखने के लिए कि भाई मैं बिल्डिंग को देख के आता हूँ, वो एटलीस्ट वो घर कैसा है। पानी का ख्याल बाद में आएगा, पहले वो घर ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि मैं इसमें रहूंगा कैसे भाई। बड़ा उटपटांग सा घर है, कुछ छत भी उतनी अच्छी नहीं है, काम नहीं हो रखा, फर्श का काम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, मैं रहूंगा कैसे। आज तो मैं चलो कहीं रेंट पर भी रह रहा हूँ, ठीक है, मैं उस जगह पे नए घर में रेंट पे ही रहने के लिए मैं वहां पे क्यों जाऊंगा भाई। मैं जाऊंगा वापिस आ जाऊंगा, मेरे को तो पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे को आवश्यकता किसकी है कि कम से कम घर तो रहने लायक हो, पहले घर रहने लायक हो, फिर मैं देखूंगा पानी है, बिजली है, सीवेज है क्या नहीं। तो वो बात भी सच है। तो प्रायोरिटी भाई दोनों के अपने हिसाब से ठीक है, दोनों बराबर इक्वल लेवल पर है, कोई कम ज्यादा हम नहीं कह सकते, दोनों सेम लेवल पर चलती हैं। लेकिन किसके लिए क्या प्रायोरिटी है वो अलग अलग बात हो गई है। तो प्रायोरिटी है इसीलिए प्रोबेबली ट्रू में चला जाएगा। ट्रू में क्यों, वो भी प्रोबेबली ट्रू में क्यों, क्योंकि दोनों में से कुछ भी काम करवाना है यार मेरे को, तो पहले कुछ तो करवाओ। तो पहले मैं ये भी करवा सकता हूं, ये भी करवा सकता हूं, और सकता हूं काम कहां पे आएगा, प्रोबेबली के केस में आएगा। कह रहा है प्रायोरिटी है, बिल्कुल प्रायोरिटी, दोनों समस्या है, बराबर की समस्या, दोनों सोल्व होनी चाहिए, दोनों में से पहले कुछ भी करा दे भाई। आगे बात करते हैं, आसान सा सवाल है भाई, बड़ा आसान है, लिखा हुआ है स्वास्थ्य की स्थिति पर आसपास का वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है भाई, लिख तो रखा है, इन्वायरमेंट है बेटा, इन्वायरमेंट लिख रखा है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी मत पढ़ो, इन्वायरमेंट लिख रखा है। दूसरी बात, यहां से लेके ना यहां तक की बात वो सारी इन्वायरमेंट की बात है। बच्चा नहीं रह पा रहा है, बीमार पड़ रहा है, खाना नहीं है, यही तो सब इन्वायरमेंट होता है। दो एडुकेट प्रोविजन ऑफ फंड वर मेड बाय द, अच्छा नहीं इसी का ही है, दो एडुकेट प्रोविजन ऑफ फंड वर मेड बट दे रिमेन अनस्पेंट। ठीक है जी, इसकी और बात कर लेते हैं कि वो खर्च नहीं किया गया है। चलो एडुकेट प्रोविजन भी नहीं है, और ये ना अनस्पेंट तो कहीं पे है ही नहीं कि वो उसने खर्च ही ना किया। ये खर्च कर रखा है नहीं कर रखा है ऐसी बात हमने कहीं पे नहीं किया। एक इससे मिलती जुलती बात की है बेटा, मिलती जुलती बात की है, सेम बात नहीं है। ओ एक मिनट है ना, देखो भाई उल्टा सा पढ़ा तो सही रहा था, ये लिखा हुआ अंडरस्पेंड बेटा, और ये लिखा हुआ अनस्पेंड। अंडरस्पेंड का मतलब है उस तरीके से उसको यूज नहीं किया गया, एक एक पैसे की कीमत को समझकर उसको यूज नहीं किया गया है, ठीक है, ये हो गया अंडरस्पेंड। अनस्पेंड का मतलब है कि यूज ही नहीं किया गया, जैसा आया वैसे का वैसा फंड पड़ा हुआ है भाई, उसको यूज ही नहीं किया गया। तो इस तरीके से फर्क है दोनों चीजों में, ठीक है भाई। तो डाटा इनएडुकेट हो जाएगा क्योंकि अंडरस्पेंड का जिक्र है, अनस्पेंड का जिक्र नहीं है। बेकार तरीके से उस फंड का यूज किया गया है वो लिख रखा है, लेकिन उसका यूज ही नहीं किया गया वो गलत है भाई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई, ह्यूमन बीइंग आर द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स। ठीक है जी, ये सवाल फिर से डायरेक्शन बदल गई है बेटा, इसको पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है जी। ए टाइगर व्हेन किलिंग इट्स नेचुरल प्रे विच इट डज आइदर, हिंदी में पढ़ लेते हैं जल्दी हो जाएगा। बाघ जब अपने प्राकृतिक शिकार को मारता है तो वह या तो पीछे करके या फिर घात लगाकर करता है, ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है, सभी ने सुन रखा होगा, ऐसा कोई है ही नहीं। दूसरी बात, ना भी सुन रखा हो तो अपने को क्या मतलब, अपने को तो मतलब है प्रोनाउंसिएशन पैसेज से, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, क्या लिख रखा है, उसका लगातार पीछे घात लगाकर करता है तो उसके हमले की सफलता उसकी गति और कुछ हद तक उसके दांतों और पंजों की स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, वो जिस स्पीड से वो पीछे गया, सॉरी पीछे से आगे आएगा शिकार करने के लिए, मतलब कि कूदेगा, जंप लेगा भाई वो, तो उस पर और कुछ हद तक उसका पकड़ कैसी है ना। डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा तो उसमें पता चल रहा होगा कि शिकार करते के बाद भी वो शिकार नहीं कर पाता, मतलब कि कोशिश की उसने लेकिन फेल हो गया। ये जिसका शिकार किया वो बच के भाग गया, क्यों, क्योंकि उसकी उतनी स्पीड नहीं रही होगी या फिर उसके दांत और पंजों में उतनी मजबूती नहीं रही होगी जितनी उसकी आवश्यकता होगी। इसलिए जब बाघ एक या एक से अधिक दर्दनाक घावों से पीड़ित होता है
या जब उसके दांत गायब या खराब होते तो उसके पंजे घिस जाते हैं और वह उन जानवरों को पकड़ने में असमर्थ होता है जिसे वह खाने का आदी है, तो वह मनुष्य को मारने की आवश्यकता से प्रेरित होता है। बिल्कुल सही बात है। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही तो होता है, जानवर को तो वो पकड़ नहीं पाता, फिर वो किसको पकड़ता है भाई? आदमियों को पकड़ता है, मतलब कि इंसानों को मारना शुरू करता है भाई, क्योंकि जब उसको उसको खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ तो खाएगा वो। जानवर तो उसको उसको पकड़ नहीं पाएगा वो, तो फिर किसको पकड़ेगा? आसपास इलाके में रहने वाले लोगों को पकड़ेगा भाई वो। ह्यूमन बीइंग आर नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर। ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल प्रे है टाइगर के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है उसने। ठीक है, तो पहला तो है, पहले का 43 का ई राइट आंसर हो जाएगा भाई। ई क्यों ई होगा? क्योंकि देखो, जब नेचुरल प्रे की शिकार करता है, बोले तो जानवरों का शिकार करता है, तब की बकवास लिख रखी है ये। ह्यूमन की बात तो उसने कहीं आखिरी में लिख रखी है, आखिरी लाइन है लगभग यहाँ से स्टार्ट है वो, कैच एनिमल इट इज ड्रिवन, ये रहा, यहाँ से शुरू है वो। तो नेचुरल प्रे उसका ह्यूमन नहीं, जानवर ही है। तो यहाँ पे जो है ये बात बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 शार्प क्लाउज आर नीडेड बाय द टाइगर टू किल एनिमल इन द फॉरेस्ट। ऊपर है तो सही है बात, अभी तो पढ़ी थी। दांत खराब हो जाते हैं तो वो शिकार नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ही क्या है? दांत हैं तो वो शिकार कर सकता है, दांत अच्छे हैं, पंजे अच्छे हैं तो शिकार कर सकता है। ओल्ड एज प्रोपेल्स टाइगर्स टू टेक टू मैन ईटिंग। वृद्धावस्था के कारण बाघ मनुष्य भक्षण के लिए प्रेरित होते हैं। आखिरी लाइन यही तो है, सबसे आखिरी लाइन दोनों ही भाषाओं में। बिल्कुल सच है जी। आगे बढ़ते हैं। टाइगर किल मैन ओनली व्हेन इट हैज बीन इनकैपेसिटेड थ्रू वाउंड्स। बाघ मनुष्य को तभी मारता है जब वह घावों के कारण अशक्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी ऊपर लिख रखा है उसने कहीं ना कहीं पे, अभी तो हमने पढ़ा था कि जब घाव वाली बात हमने पढ़ रखी है, जब उसके दांत गायब या खराब हो जाते हैं तो पढ़ रखा है, पंजे घिस जाते हैं तो करता है जिसे वह खाने में का आदी होता है। बिल्कुल सही है जी। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू आएगा, और वो भी कब आएगा बेटा? यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने ओनली ऊपर नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रोबेबली ट्रू होगा भाई। ठीक है, प्रोबेबली ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू तो नहीं लग रहा यार। नहीं नहीं नहीं, सही किया था हम लोगों ने बिल्कुल सही किया था। डेफिनेटली ट्रू होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। वो आदमियों को तब मारता है जब वो घावों के कारण अशक्त हो जाता है, मतलब उसके घाव ज्यादा लग रहे हैं उसके टाइगर पे, तो वो ह्यूमंस को मारता है। बिल्कुल सच बात है वो। ठीक है, अ, ये काफी बड़ी लाइन से निकल के आएगी स्टेटमेंट, यहाँ से और यहाँ तक के में ही ये स्टेटमेंट से ये इतना शब्द निकलेगा। ठीक है, बात करते कैसे। देखो यहाँ पे लिख रखा कि वो बूढ़ा हो जाएगा, एक से ज्यादा घाव होंगे, दांत खराब होंगे, डिफेक्टिव होंगे, उसके पंजे खराब होंगे, तो वो एनिमल को नहीं पकड़ेगा, वो आदमियों को मार के खा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसको घाव घाव लग रहे होंगे तो भी आदमियों को मार देगा, पहला। दूसरा, उसको घाव लग रहे होंगे, सॉरी, उसके पंजे कम होंगे तो भी आदमियों को मार देगा। जबड़े कमजोर होंगे या दांत खराब होंगे, कम होंगे, तो भी वो मार देगा। इन सभी केस में वो आदमियों को मारेगा ही मारेगा। ये बात यहाँ पे कह रखी है कि मारेगा ही मारेगा, ये बात कह रखी है, और वहां से एक स्टेटमेंट उठा के यहाँ दे रखी है, इसी वजह से डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट चीज जो है वो बता नहीं पा रहा हूं, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो चीज माइंड में है कि वो ऐसा करेगा, वो हर हाल में करेगा। मतलब 20 बाघ हैं
बीसों में सभी बुढ़ापे में हैं, या सभी में बुढ़ापा छोड़ दो, सभी बाउंस सभी जख्मी हैं, तो सारे के सारे ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे उसकी बात कर रखी है उसने, ठीक है, टाइगर समाज की बात कर रखी है यहाँ पे उसने। तो इस तरीके से है, और कुछ ऐसा ही मान ले फिलहाल, ठीक है, कि वो हर केस में ऐसा काम करेगा ही करेगा। इसका मतलब वो डेफिनेटली ट्रू होगा, प्रोबेबली ट्रू नहीं होगा। प्रोबेबली ट्रू तब हो सकता था जब वो कुछ बंदों को, कुछ इंसानों को छोड़ दे और कुछ इंसानों को मार दे, उस केस में वो हो सकता था, ठीक है। चलिए भाई, फिर से एक नया आ गया डायरेक्शन है, आगे पढ़ते हैं क्या होगा। ये रहा बेटा, वो इसकी मैं बात कर रहा था तुम लोगों से, क्या, सॉरी भाई, इसकी मैं बात कर रहा था कि ये है बेटा डाटा वाला। अब डाटा है तो तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए। फिलहाल पढ़ते हैं धीरे धीरे, और कहीं पे डाटा निकालने वाली बात होगी तो उसको करते हैं, ठीक है। और पहले एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ें भाई, क्योंकि पूरा डाटा है बेटा, कितनी बार डिजिट के बारे में बात कर रखी है। चलिए भाई, मैं मानता हूँ पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशन इन बिहार इज ए पुअर शेप। ठीक है यार, बिहार की प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे बच्चे को पता है बिहार का क्या हाल है। नहीं पता तो तुमने न्यूज़ देखी ही होगी, कर्मकांड सुने होंगे बिहार के, क्या कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है। स्कूल है, टीचर्स हैं, स्कूल नहीं बना हुआ है, बाउंड्री है, हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है, पुल गायब हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। Pupils in over 50% of the school read in the open throughout the year। हिंदी में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। बिहार में प्राइमरी शिक्षा का हालत खस्ता है। 50% से ज़्यादा स्कूलों में छात्र साल भर खुले में पढ़ते हैं। खुले में पढ़ने का मतलब है कि बेटा क्लासरूम के बाहर पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे छाँव में पढ़ दिया, या इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा ऐसा न्यूज़ वगैरह में, ठीक है जी। निम्न आय वर्ग के माता पिता के यहाँ पैदा हुए 60 लाख से अधिक बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। मीडियम या लोअर है, क्या लिख रखा है बेटा, लोअर इनकम, ठीक है, जिनका पैसा कम है, जिनके पास 60 लाख से ज़्यादा बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। 63,000 प्राइमरी स्कूल में से 1% में भी फर्नीचर, शौचालय, पीने का पानी और खेल की सुविधा नहीं है। 1% में भी नहीं है बेटा, 1% में भी नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब है 630 स्कूलों में भी उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में करंट ईयर में जो है 3,113 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 27 से 39 महिलाएं हैं। अब 13,270 प्राथमिक स्कूलों में से हर एक में कम से कम दो दो शिक्षक हैं, ठीक है। 630 प्राइमरी स्कूल इन बिहार है ऑल द फैसिलिटीज। देखो, अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा। कहाँ है, सबसे पहले तो 6300 कहाँ गया, ये सॉरी 63,000 ये रहा। अबे, ये रहा भाई, 63,000 बेटा, ठीक है। 63,000 का 10% भी है ना, 10% का क्या था, नहीं नहीं 10% नहीं, इसका 1%, कितना आ गया, 630 आ गया। कहता है 630 स्कूलों में भी, कहीं पे लिख रखा था 1%, ठीक है। ये रहा 1%, 1% में भी उतनी चीजें नहीं है। जबकि सवाल में कहता है 630 में बेसिक फैसिलिटीज तो हैं, लेकिन ऊपर कह रहा है कि 1% में भी नहीं है, मतलब 630, 63,000 स्कूलों में से 630 स्कूल भी नहीं है बिहार सरकार के पास जिसमें ये बेसिक फैसिलिटीज हों। तो क्या है, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा भाई। कह रहा है कि 630 स्कूलों में है, नहीं भाई, 630 से कम स्कूलों में ही है ये बेसिक फैसिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ई जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बेटा 1% पता होना चाहिए, अपने को निकालना आना चाहिए कि 1% इसका क्या होगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इन बिहार 90% ऑफ प्राइमरी टीचर आर वुमेन। 90% वुमेन जो हैं वो क्या हैं,
डाटा इनएडिक्वेट है भाई ये, ठीक है। क्यों डाटा इनएडिक्वेट होगा यहाँ पे वो समझते हैं। क्योंकि हम बिहार में 90% प्राइमरी टीचर निकाल ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 90% निकालने के लिए मेरे पास टोटल होना चाहिए कि मैं 1000 का 90% निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा बेटा, 9000 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल तो दे ही नहीं रखा, पीपल ओवर 50%, ये भी परसेंट में, किसका, वो डाटा नहीं है अपने पास। 6 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 60 लाख। तो ये तो बच्चे के बारे में है, टीचर्स के बारे में नहीं है। टीचर्स के बारे में बात है, इतने नए टीचर हायर किए गए हैं जिसमें से इतनी वुमेन है। अब ये तो नए हायर किए गए टीचर हैं, टोटल टीचर कितने हैं, ओल्ड टीचर एक्स, न्यू टीचर 3 1 1 3, टोटल टीचर कितने हो गए बेटा, ये हो गए 3 1 1 3 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसका निकलेगा 90%, ठीक है, उतना होगा। अब वो एक्स तो दे ही नहीं रखा ना, एक्स के स्थान पर 1 मान लूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 20 मान लूंगा कुछ और आंसर, 50 कुछ और, 60 कुछ और, लाख 10 लाख 20 लाख मान लूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये डाटा जो है वो इनएडुकेट है बेटा इसका, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इन बिहार 50% ऑफ चिल्ड्रन आर इलिटरेट, बच्चे नहीं भाई। अब ये बात भी अपनी समझ में नहीं आई क्या, कि 50% बच्चे डाटा इनएडुकेट, क्यों डाटा इनएडुकेट है, क्योंकि भाई साहब बिहार में 50% बच्चे के बारे में बात कर रखी है कि वो इलिटरेट है, लेकिन ऐसा नहीं। सवाल में 50% तो खुले में पढ़ते हैं और 6 लाख बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार में क्या हर साल 12 लाख बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए, तो 12 लाख का 12 नहीं बेटा, सॉरी सॉरी 12 नहीं, 6 मिलियन लिखा हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं क्या, जिसमें से 60 लाख तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ने वाले कितने हैं, 60 लाख। तो इसका मतलब निरक्षर बच्चे कितने हैं, 60 लाख। तो 60 लाख का इसका मतलब टोटल बच्चे चाहिए मेरे को 1 करोड़ 20 लाख, जिसका 50% होगा 60 लाख। तो यहाँ पे इतने ऐसी कुछ बात है ही नहीं, वो जो डाटा दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है, डाटा इनएडिक्वेट है। आगे बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल इन बिहार आर 1 टीचर स्कूल, डेफिनेटली फॉल्स है भाई ये। क्यों, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ था कि कम से कम 2 तो हैं ही, कम से कम 2। अब मान के चलो स्कूल कितने भी हों, हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर तो होंगे ही होंगे, जबकि यहाँ कह रहा है कि 1 ही टीचर होगा, तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। और ऑप्शन नंबर ई अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही है, कुछ कोर्स रिलेटेड बातें हैं ये। कोर्स वैलिडिटी और प्राइस सामने देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है जी। डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेस वाली पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हैं। फिगर भी हमारी, क्वेश्चन भी हमारा, लैंग्वेज भी हमारी, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, काम जल्दी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। जीके की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से जाके। कोर्स अलग अलग सब्जेक्ट के अवेलेबल है, आप लोग जाके परचेज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।